तो साथियों, जैसे कि आज का विषय है, भारत में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और उन अत्याचारों के रोकने के लिए हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इस विषय पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे डे बाय डे तो घटनाएं हो रही हैं, हम देखते हैं कहीं पेशाब पिलाया जा रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है। और ये तो कहना चाहिए माइक्रो लेवल पे हो रहा है, मैक्रो लेवल पे हो रहा है। माइक्रो लेवल पे भी बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं, जो हमें जाने अनजाने डे बाय डे हम उनसे क्या कहते हैं कि दो चार होना पड़ता है। तो क्या लगता है, स्टेप बाय स्टेप बताइए कि ये घटनाएं जो हो रही हैं, इसके पीछे कौन सी मानसिकता काम कर रही है। जी, मैं शुरुआत धर्मेंद्र जी से करूंगा। धर्मेंद्र जी बताइए। देखिए, ये तो जो हमारा जो पूरा सामाजिक जो सिस्टम है वो कुछ लोगों को दबाकर रखने पर ही चल रहा है। कुछ जातियां हैं जो लाभ की स्थिति में हैं, कुछ जातियां हानि की स्थिति में हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि जो लाभ की स्थिति में जो जातियां हैं वो कमजोर जातियां हैं, उनको दबा कर रखना चाहते हैं, उनके मनोबल को तोड़ कर रखना चाहती हैं। तो ये पेशा ये वाले एक्ट ये बहुत लंबे समय से वो मनोबल तोड़ के रखते हैं कि इस तरीके से तोड़ देते हैं आदमी को अंदर से कि आदमी को लगता है कि मैं तो धरती पे बोझ ही हूँ। वो लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाता, उतना उस स्तर तक तोड़ देते हैं उसका मनोबल को। तो ये मनोबल तोड़ने की ही सारी चीजें हैं, ये हरकतें। नंगा करके घुमा देना, बाल मूड़ देना, इस तरीके की हरकतें बहुत लंबे समय से दिखती हैं हर जगह। मूछें रखने पर भी लोगों को पीट देते हैं। अच्छी बाइक पे जा रहा है तो लोगों को पीट देते हैं। तो ये बेसिकली हम लोगों का जो मनोबल जो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, उस मनोबल को तोड़ने की चेष्टाएं चलती रहती हैं। अब मनोबल अभी तक तो हम ये सोचते थे कि हमारे जो अधिकारी हैं उनका मनोबल थोड़ा हाई हो जाता है, हम लोग तो उनसे प्रेरणा लेते हैं। समाज समाज के लोग जो हमारे जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके साथ में एसोसिएट करके, ये किसी का साउंड आ रहा है वो इसको देखिए, है ना वो। सभी से निवेदन है, अपने माइक म्यूट कीजिए प्लीज। जी। सिर्फ सिर्फ अब अभी जिसके तक हमारा ये था कि अगर हम किसी बड़े अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी उनसे अगर एसोसिएट होते तो हमारा थोड़ा सा हमको थोड़ा सा मोरली ताकत मिलती थी, हमको थोड़ा सा मनोबल हमारा बढ़ता था कि हम लोग हमारा लोग बहुत प्रोटेक्शन है। लेकिन हरियाणा में जो एडीजीपी वाई पूरण कुमार जी की जो जिन्होंने सुसाइड करने को जो मजबूर हुए, वो दिखाता है कि हमारे जो एडीजी रैंक के आदमी भी प्रताड़ना के शिकार होते हैं। और अधिकारी कर्मचारियों के लिए तो सुरक्षा मुहैया कराना जिम्मेदारी राजनीतिक उनकी होती है। जो हमारे राजनीतिक जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने अधिकारी कर्मचारियों को बैकबोन बने। उनके साथ अगर कोई घटना होती है या कोई भी प्रताड़ना की स्थिति है तो उसका संरक्षण करें। लेकिन 70 साल 75 77 साल होने के बावजूद भी आज भी हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव, जिन्हें ट्रू रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं समाज की, वो नहीं पहुंच पा रही है। अभी भी क्या है, पार्टियों में कुछ लोग तय कर देते हैं कि कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा, कौन किस तरीके से टिकटिंग कैसे क्या होगी। आप भी जानते हैं कि अगर बड़ी पार्टियों में क्या स्थिति है, सभी पार्टियों में। अगर हमने भी अगर कोई दल अगर आगे बढ़ाया है तो वहां पे भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। मतलब कि इस तरीके के जो लीडर खड़े करने की जगह चापलूस खड़े कर दिए गए। कोरम पूर्ति कर दी गई कि इस जगह बस इस जाति का आदमी बैठा देना है, चाहे उसमें कोई अक्ल है नहीं, कोई ज्ञान है नहीं, कोई उसमें काबिलियत है नहीं, बस नहीं देखा गया। हमने भी वही मटर गश्ती की। उसी का नतीजा है कि आज हम लीडरलेस, नेतृत्वहीनता का शिकार हैं। कि आज अगर इतना बड़ा समाज है हमारा, दलित समाज पूरे उत्तर भारत में, तो हमें लीडर्स नहीं दिखते हैं कहीं पूरे भारत में, इक्का दुक्का को छोड़ के। और इक्का दुक्का है वो भी निष्क्रियता का शिकार है। आपके सामने सारी चीजें हैं। तो कुल नहीं, मिला सवाल के समाज। मेरा, धर्मेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि जो आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे मानसिकता क्या काम कर रही है। सर, घटनाएं तो ये कभी रुकी नहीं। हाँ। अब बात क्या हुई, हमारे साथ सहूलियत ये हो गई कि आज ये मोबाइल आ गया सर घर घर हाथ में। तो वो जो घटनाएं अब हम तक पहुंच रही हैं, ये घटनाएं होती थी और गांव के गांव में दम तोड़ देती थी घटनाएं। थाने तक में भी मामले दर्ज नहीं होते थे। इससे भी ज्यादा हीनियस क्राइम हमने सुने हैं बचपन में। लेकिन तब ये मोबाइल नहीं होता था तो हम लोग वो दर्ज नहीं करते थे। वो थानेदार, उसने पता क्या, फोन आ जाता है या फिर उनको पता है कि किस कम्युनिटी का आदमी है। थानेदार तो सबसे पहले जाति पूछता था। आज भी अगर सड़क पे भी अगर किसी को रोक लेगा तो पुलिस कर्मियों की आदत है, वो जाति पूछते हैं और उसी हिसाब राइट। से वो लेते हैं। तो ये सही तो बात। उनका एक मोडस ऑपरेंडी है शुरू से कि वो किस तरीके से काम करता है पुलिस प्रशासन।
और वहीं हमारा आदमी प्रताड़ना का शिकार हो जाता है। समान समान अगर कोई आदमी, मैं तो नहीं मानता कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी या पुलिस तंत्र का आदमी, मैंने तो आज तक 100% कोई ईमानदार आदमी देखा ही नहीं हो। ये मान सकता हूँ कोई आदमी पैसे नहीं लेता हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पॉलिटिकल दबाव में किसी ने फेवर ना लिया हो किसी का, या फेवर ना किया, वो भी भ्रष्टाचार का ही एक रूप है। तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा सभी लोग करते हैं, अधिकारी कर्मचारी। लेकिन एक अधिकारी कर्मचारी, ये गंदौर समाज का कर्मचारी, अधिकारी कर्मचारी अगर जरा सी त्रुटि कर दे तो उसके खिलाफ बहुत टफ जांच बैठाई जाती है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम भी उठाए जाते हैं प्रशासनिक रूप से, उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता समय पे। हमारे राजनीतिक जो जो हम जो रिप्रेजेंटेटिव जो भेजते हैं, एमएलए एमपी, वो तो अपने टिकट बचाने की जुगत में रहते हैं। जीतने के तुरंत बाद उनकी शुरू हो जाती है कि अगली बार टिकट लेके पढ़ना है, इस बार तो कमाई करनी ही है, और अगली बार भी हमको फिर टिकट का जुगाड़ करना है, तो वो तो मुंह खोलते ही नहीं है किसी भी घटना के उसमें। उनको पता है कि हर जगह कोई ना कोई कास्ट एंगल मिल जाता है। अब जैसे हरियाणा का मामला है, हरियाणा में हम लड़ रहे हैं कि हमारा आदमी प्रताड़ित हुआ, अब उसको कास्ट का रूप दे दिया, क्योंकि जो एडीजीपी की, आपको पता है 5 दिन तक उसको डिटेन रखा गया थाने में। एडीजी रैंक के आदमी को 5 दिन तक थाने में डिटेन रखा जाता है एक एसएचओ के द्वारा, खुद के एडीजी को, और फिर उसकी वीडियो फुटेज वहां से क्लियर करा दी जाती है। तो आप देख सकते हैं उसमें एसपी भी इन्वॉल्व। आप एसपी की और उस थानेदार की जाती है, तो पूरा पूरा उसको इस तरीके से, हालांकि अब मुझे पता नहीं है ये रिकॉर्ड होके जाएगा, तो पूरा इसको रंग दे दिया जाता है, दलित वर्सेस जाट कर दिया जाता है हरियाणा में हर बार की तरह। तो ये सब चीजें उस तरीके से रंग दे दिए जाते हैं, और फिर लड़ाई कमजोर हो जाती है, क्योंकि कास्ट के खिलाफ हम ये जातियों के बीच में संघर्ष तो नहीं चाहते हम तो चाहते हैं कि न्याय हो सब चीजों में। तो जब नहीं, तक न्याय नहीं हो। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। किसी भी स्तर पर हमारे अधिकारी रहें, किसी भी स्तर पर हमारे बिजनेसमैन रहें, किसी भी स्तर पे हम भले ही कितने शिक्षित हों, हम कहीं भी हों, लेकिन जाति का उत्पीड़न, जाति के नाम पर उत्पीड़न हमारा होता ही है। अब देखिए, हमारे बीच में लक्ष्मी चंद जी हैं, लक्ष्मी मैं चंद मैं गौतम जी अपनी हैं। बात एक एक सेकंड और जी लूंगा, दो 10 सेकंड। जी जी बात है कि जब तक हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें बोलते हैं हम, जब तक हमारे बीच से, और हम लोग खुद अपनी ताकत नहीं बनाते, हमारा समाज की कोई ताकत नहीं है। बोर्ड तो हम अभी तक क्या हुआ, अभी जो चीजें, मैं एक इंपॉर्टेंट जो आपको एक चीज पे हाईलाइट करूंगा, कि अभी तक हम ये सोचते थे कि उत्तर प्रदेश में हमारा समाज संगठित हो गया। बेसिकली हमने इस बात से अंदाजा लगा लिया समाज संगठित हो गया, क्योंकि हमने वोट दे दिया बाबा साहब के नाम पर। हमने बाबा साहब की कहानियां सुनाई, जगह जगह जाके कैडर कैंप किए, और हमने वोट दे दिया। हमने वैसा सोशल एसोसिएशन नहीं बनाया जैसे कि मजबूत समाजों में होता है। क्या हम लोग किसी समाज के नाम पर उस तरीके से एक आक्रोशित होकर उतर सकते हैं? या जिस भी पार्टी की सरकार है, वहां पे हम लामबंद होकर अपनी पार्टी पे प्रेशर बना सकते हैं? तो हमारा जो एसोसिएशन, जो हम सोचते थे कि हमारा समाज, ये जाति, हम लोग संगठित हो गए, वो पूरी तरीके से कल ही खुल के सामने आ चुकी है। बेसिकली हमने अपने महापुरुषों के एहसानमंद होकर हमने वोट कर दिया उनके नाम पर फोटो देखकर, इतनी सी बात है। बाकी अभी आगरा उत्तर प्रदेश में हमारे आदमियों की बारातें रोक दी गई, ये सब चीजें कैसे अनायास थोड़ी हो रहा है, सब चीजें जो दिखाता है कि हमारे अभी भी सामाजिक जो ताकत है उसमें कमियां हैं, और बहुत कमियां हैं। इवन उत्तर कमियां। प्रदेश जो हमारे हमारे लिए गर्व का होता था कि पूरी उत्तर प्रदेश में हमारी ताकत है, वहां पे आगरा जो हमारा गढ़ है, वहां पे हमारी बारातें रोकी जा रही है। तो दिखाता है कि हमारा कोई वैसा कोई सामाजिक कोई ताकत नहीं है। बस हमने वो वोट देके एक बार वो करिश्मा दिख गया, वो एक वैक्यूम भी था। तो हमको अपने आप को ताकतवर बनाना है। इसी बातों के साथ अब मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, और फिर उसी से हमारे ताकतवर नेता भी पैदा होंगे। जी सर। थैंक यू। अकेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? सर कौन बोल रहे हैं? गौतम रत्ना सर, मैं जुड़ चुका हूं, मैंने गाड़ी पार्क किया रास्ते में। जी सर, थैंक यू, स्वागत है आपका। तो आवाज आ स्वागत रही है। है सर? हाँ, आवाज आ रही है सर। हाँ, ये बोलिए सर, धर्मेंद्र बोलिए। जी, पहले परिचय मेरा दे दें आप, या मैं दूं सर? नहीं, आप खुद दें तो ज्यादा अच्छा है सर। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती टाइम देने के लिए। और जितने भी साथी बैठे हैं उनको मेरा क्रांतिकारी जय भीम है। पहले जय संविधान, नमो बुद्धाय। मेरे 3 ही कोट हैं जिंदगी में, जय भारत 4, इसके अलावा मैं जानता नहीं कुछ भी। मैं सर बाई बर्थ डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में गांव है गड़ाना, कस्बा बिलासपुर, और तहसील सिकंदराबाद के पास है, और थाना ककोड़ लगता है, वहां का रहने वाला हूँ। और पहले दिन पहली क्लास से मैंने उत्पीड़न झेला स्कूल में ठाकुर मास्टर का, वहीं से एक पीड़ा शुरू हुई।
उसके बाद 84 में मैं दिल्ली आ गया, संघर्ष किया। 9th 10th मैंने दिल्ली में चौकीदार की नौकरी करके करी है, रात को 12 घंटे की। उसके बाद पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग किया, उस लाइन में नहीं गया, साथ साथ मेरी फिल्म लाइन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुझे मिल गई गौतम रत्ना जी, 1989 में। गौतम रत्ना जी, जी, अभी हम जो है परिचय तो शॉर्ट में देंगे। शॉर्ट में ही दे और रहा हूँ सर, बहुत शॉर्ट हाँ, में कर रहा शॉर्ट हूँ में सर। प्लीज। हाँ, उसके बाद मैं यहाँ पर बर्तन मांजने से शुरू किया अपनी जिंदगी हुए मीडिया और फिल्म लाइन में, और आज एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस भी कह सकते हैं आप फिल्म लाइन का, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक बहुत बड़ी ताकत है दिल्ली के अंदर। बहुत बढ़िया। और धर्मेंद्र जाटव साहब को मैं सुन रहा था, काफी हद तक मैं सहमत भी हूँ और नहीं भी हूँ। पहले तो धर्मेंद्र जाटव साहब को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बहुत अच्छी लड़ाई लड़ते हैं। उनके बारे में मैंने कहीं और से सुना है, मेरी मुलाकात नहीं हुई अभी तक। वो शेर भाई हैं, हमारे शेर भाई हैं। जी हाँ, सुना है सर। डॉक्टर जेके गौतम साहब हैं, जो शायद ये जानते होंगे, धर्मेंद्र जाटव जी साहब। जी, बिल्कुल 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 सर। उनसे बातचीत होती रहती है और मेरे चैनल पे आकर के वो बोलते भी हैं। जी जी। तो सर मेरा वक्त अभी बाकी बातें करने का है या मैं वेट करूं, वो बताइए पहले। सर अभी इंट्रोडक्शन हो गया। आपका परिचय बहुत शानदार रहा, मैं अभी हाँ आपको मौका दूंगा। जी, थैंक यू सो मच, आप बने रहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है थैंक यू सर, सो ओके। मच सर। ठीक है सर, ओके। तो मैं लक्ष्मी चंद जी पे आ रहा था। जी लक्ष्मी चंद जी सुन पा रहे हैं सर? लक्ष्मी चंद जी, हेलो। लक्ष्मी चंद सर मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। सर जैसे आप भारत सरकार में एक बड़ी ही रेप्यूटेटेड पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो जी क्या सर। लगता है आपको, आपने कभी ये जातिवाद फेस किया है? ऐसा सर लगता है देखिए, कि नहीं। सबसे पहले तो मैं सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम और जय संविधान। मैं सर एक्चुअली दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। और जहाँ तक जातिवाद का मामला है, मैं थोड़ा बोल्ड किस्म का रहा हूँ। जब से मैंने भारत सरकार की नौकरी स्टार्ट की है, मैं शुरू से ही थोड़ा बोल्ड रहा हूँ और निडर रहा हूँ। और मैं रेसलर भी रहा हूँ, पहलवान भी रहा हूँ। तो उस एंगल से भी मैं थोड़ा निडर रहा हूँ। और सामाजिक मूवमेंट से स्कूलिंग टाइम से ही मैं जुड़ गया था। तो जब मेरे सामने अगर ऐसी कोई बात आती है, मेरे ही सामने नहीं, अगर मेरे समाज का कोई भी इंसान मुझे एक बार भनक लगा दे कि उसके साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है, चाहे वो ऑफिस में है या कहीं भी है, तो कोशिश करता हूँ उसका समाधान कर दूं। और जहां तक मेरे साथ, तो खैर इस तरह की समस्या आई नहीं है, क्योंकि लोगों को मेरे आचरण के बारे में पहले से पता चल जाता है कि थोड़ा बहुत संविधान भी पढ़ा है हमने, भारत सरकार के कानून भी तरीके से जानते हैं, और सरकार चला रहे हैं। तो पहली बात तो सर हम लोगों को सक्षम सामना होना चाहिए कि सामना हमारे अंदर इतनी नॉलेज। सामना तो आपने जरूर किया होगा सर। नहीं सर, सामना तो मतलब ऐसी नौबत आई नहीं है, क्योंकि लोग मेरे से डरने लग जाते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा ओपन रहा हूँ। जी। ऑफिस में भी बहुत ये शुरू अच्छा से है। बाबा साहब की फोटो मेरे मेरे चैम्बर में लगी होती है। और अपनी जाति को मैंने कभी छुपाया नहीं। कि कुछ लोग, हम लोग जो छुपाते हैं उसका भी असर पड़ता है। तो जो जो हम, और हमें इतने इतने कानून पता होने चाहिए हमें क्या करना। अभी जैसे जिक्र कर रहे थे आईपीएस पूरण कुमार की जो कहानी है, उनको इतना सहन नहीं करना चाहिए था। और वो तो एक हमारे देश की सबसे बड़ी एजेंसी, जो यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करके सिविल सर्वेंट बने हैं, उनको तो क्या नहीं पता होगा। तो अगर उनके साथ ऐसी स्टार्टिंग हो गई थी, तो उनको डट के मुकाबला करना चाहिए था। उसके लिए नौकरी चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम्पल तो पेश होना चाहिए। क्या होता है कि जब हमारे साथ कोई ऐसा करता है तो हम उसको सहन करते रहते हैं। अगर हम स्टार्टिंग में ही उसको कुछ
इस तरह का अ, तमाचा लगा दें, चाहे वो लिखित में हो या फिर वो पुलिस के द्वारा हो या फिर दूसरा तरीका हो, तो फिर वो हिम्मत पड़ेगी नहीं, जहां तक मुझे लगता है। ये तभी होता है जब हम लोग खुद जरने लग जाते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो लोग बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं वो हमारे समाज से थोड़ा कट कर रहते हैं। वो लोग उसके बाद देखते नहीं है कि समाज में क्या हो रहा है। यानी कि वो खुद की अपनी, कम से कम आईएएस अफसरों को, हमारे अपने समाज के जो लोग आईएएस अफसर हैं, आईपीएस हैं, उनको एसोसिएशन बना के रखनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने सुसाइड किया अब तक कोई इस तरह की एसोसिएशन बाहर निकल के आई हो जिन्होंने इस बारे में कुछ कहा हो। किसी ने नहीं कहा एक सर। एक एक आईएएस अफसर है, वो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो दिल्ली में थे पहले, यहाँ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में। उन्होंने तो बोला है। बाकी कम से कम जो है हजारों लोग बाहर निकल के आने चाहिए थे कि उनके साथ ऐसा हुआ, और एफआईआर तो पहले ही दर्ज करा देनी चाहिए थी, क्योंकि ये साजिश के तहत सब हुआ है। इसी तरह से देखिए, चीफ जस्टिस के साथ हुआ। ये तो बात अलग है कि हमारे देश की पूरी दुनिया में किरकिरी हुई है, लेकिन ये सरकार उस बारे में नहीं सोचती। ये सोचती है कि जो हुआ है वो एक दलित के साथ हुआ है। और हमारी इतनी लाखों एसोसिएशंस हैं। मैंने कई सोशल मीडिया के थ्रू ये मैसेज दिया था कि कम से कम 50-60 एसोसिएशन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो दुनिया भर की बनी हुई हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। और जिस तरह से 2018 में भारत बंद हुआ था, ऐसा करिश्मा दिखाना चाहिए था। ये छोटी बात नहीं है कि इससे बड़ी कुर्सी और हो नहीं सकती इस देश में। इसके बाद तो राष्ट्रपति हैं हमारे देश के, और फिर चीफ जस्टिस के साथ ऐसा हो जाए और हम छोटे मोटे प्रदर्शन करके साइलेंट बैठ गए। इससे पहले एक घटना और हुई थी, जो बाबा साहब का पार्लियामेंट पे जो स्टैचू था उसको हटा दिया गया रात रात में, चुनाव के डिक्लेयर होने से 2 दिन पहले। उसमें भी ऐसा कोई बड़ा आंदोलन हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई हम इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के या इतने बड़े नेता हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ जैसा सरकार को झुकना पड़ा था एट्रोसिटीज एक्ट में। तो इस तरह का होना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं एस के गौतम जी जो कमिश्नर रिटायर हुए हैं दिल्ली पुलिस से, एक बार मेरी उनकी काफी वैसे मुलाकात होती रहती थी, पर उन्होंने मेरे से एक बात बोला था, ये ऑन चैनल बोल रहा हूँ, कि हमारी ऐसी विंग होनी चाहिए, जरूरत पड़े तो हमें कुर्बान करनी पड़े अपनी अपनी लाइफ को, ऐसी एक विंग होनी चाहिए। और वो जरूरी है, क्योंकि जो 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 मर्डर हो रहे हैं, जो रेप हो रहे हैं, वो हमारे लोगों के साथ ही हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं हम लोग, ये हमें इसका इसका समाधान करना चाहिए कि कम से कम हमारी इतनी एसोसिएशन है वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और ये आगाज करें, सरकार को ये चेतावनी दे, तब पता चले। क्यों ना, चाहे कितना भी हुड़दंग मचाना पड़े, चाहे ट्रेनें बंद करनी पड़े, या पूरी पब्लिक फैसिलिटी बंद करनी पड़े, तब जा करके आपको पता है कि ये इस तरह की सरकार है जो 800 किसान मारे गए, और इस सरकार के कान पे एक दिन भी जू नहीं रहेगी। और जब चुनाव की बात आई तब जाकर के उन्होंने वो जो उनकी डिमांड्स थी वो माननी पड़ी। सर थोड़ा इसी तरह से शॉर्ट जो, शॉर्ट कीजिए। अगर शॉर्ट की बात ये है तो मैं मेरे पास तो बहुत मटेरियल है। और शॉर्ट बात ये है कि अब आप लोग इस दिशा में जो मैं बोल रहा हूँ, इस बारे में, इसी बारे में बात करें कि भाई कैसे इस तरह की घटनाएं रुकें, क्या वेरी हमें गुड। करना चाहिए। बिल्कुल सही। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो गौतम रत्ना, गौतम, हेलो। हाँ सर।
गौतम लक्ष्मी रत्ना चंद सर, जी, जी सर। सर क्या लगता है लक्ष्मी आपको चंद जी ये का नंबर बताइए जी। जो मैं अपना एट्रोसिटीज नंबर होती हैं? बताऊं सर? नहीं नहीं, लक्ष्मी चंद जी का जी। अच्छा, सर मेरा नंबर है 87 ट्रिपल दिव्यांशु, जीरो हाँ जी, 87 ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो 81569। 815। सर देखिए, आपको मैं एक सिंपल एक ही लाइन में बात बोलता हूँ। मैं भारत सरकार में उनकी नाक पर बैठा हूँ, ऐसे पद पर हूँ, लेकिन हमारे समाज का जो भी प्रदर्शन होता है रोड पर, मैं रोड पर होता हूँ सर सही नंबर और बात मेरी है, कंप्लीट वीडियो करना वायरल है यूट्यूब पर। ये जैसे कमेंट बहुत हम पे सही। कहा जा रहा है मुझे नहीं लगता कोई मेरे इक्वल में कोई 815। ऑफिसर आके सड़क पे इस तरह से प्रदर्शन करता हो। सर ठीक 815। है सर। अरे हेलो, कमेंट बॉक्स मैसेज में में एट डलवा मंगवा दीजिए। लीजिए, वो ट्रिपल मैसेज जीरो कर देंगे, मैसेज में आप ऑप्शन रहता है। सर आप डाल दीजिए, मैसेज में डाल दीजिए। हाँ, ग्रुप में मैसेज का डाल ऑप्शन मैं दीजिए। होता डाल है देता सर। हूँ सर, मैं डाल देता ओके सर, प्लीज। थैंक यू। तो हूँ। गौतम जी रत्ना सर, जी सर। आप मैं आप संक्षेप में ये बताइए कि जी क्या लगता है एट्रोसिटीज को कैसे रोका जा सकता है? सर, देखिए, अभी मैं दो ही लोगों को सुना और मैं समझता हूँ कि जो जूम मीटिंग आपने रखी है ना, ये डेली होती है। मैंने तो बैठना ही बंद कर दिया क्योंकि रिजल्ट जीरो नजर आया। जी क्यों ना हम ये बताएं कि आप समाज के लिए एक एक आदमी, चाहे कोई भी बैठे हो यहाँ पे, चाहे आईपीएस हैं, आईएएस हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, या वो प्राइवेट सेक्टर में है, या वो नेता हैं, वो ये क्यों नहीं बता रहे कि वो समाज के लिए क्या काम की जिम्मेदारी ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। दैट्स इट, मेरा ये मानना है। मैं जो कर सकता हूँ वो आपको बता रहा हूँ बस। क्योंकि नहीं सर, ऐसे मैं तो एग्जाम्पल तो मेरे पास तो इतने हैं। मेरे पास तो एस के गौतम साहब की बात कर रहे हैं, मेरे पास 4 घंटा वेस्ट करके गया वो आदमी मेरा। सही सही बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही जीरो बात है। रिजल्ट है उनका, जीरो है। जिम्मेदारी बताइए क्या करना है। जिम्मेदारी बताइए ना, जो भी शख्स बैठे हैं वो ये बताएं कि वो समाज के लिए क्या, उनका कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। फिजिकली हो समाधान सकता बताइए। है, मैनुअली समस्या हो नहीं सकता करना है, है। आर्थिक तौर सर पे हो सकता है। समाधान, गौतम रत्ना जी, मैं उसी समाधान की बात कर रहा हूं भाई कि ये ये एट्रोसिटीज कैसे रोकी जाए। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ ना आपको। आरएसएस की शाखाओं में 100 साल तक उन्होंने चर्चाएं की हैं डेली सुबह सुबह, सर तब जाके सहमति बनती, समाधान निकलता है। सर तो सर मैं अपनी अपनी बता रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर नहीं, सकता हूँ। आप जूम मीटिंग से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। ये हमारे विचार विमर्श की जगह है और यहाँ से हम लोग प्रेरित होंगे, आगे लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये तो सही, जो बिल्कुल जो सही। हाँ, मैं ये मैं तो विचार सिर्फ विमर्श की अपने जगह है। अपने मुद्दे पे आ रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ और कैसे करता हूँ और कैसे कर सकता हूँ, वो बताने जा रहा हूँ। तो आप आपकी जी आप व्यक्तिगत डेली अपनी डिस्कस करिए, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा मतलब था कि जितने लोग बैठे हैं वो समाज के लिए कौन से दिशा में काम कर सकते हैं, उस पर ज्यादा बात होनी चाहिए। या ठीक है। सभी संघर्ष करने वाले लोग ही हैं सर, या मेरा सभी मेरा अपने अपने हिसाब सर, से संघर्ष कर रहे हैं। सब मीटिंग में बोलते हैं ऐसा लोग। धर्मेंद्र जाटव साहब, बुरा मत माने मेरी बात को, मेरी अपनी ओपिनियन है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है 40 साल का। मैं क्यों नहीं रखूं अपनी बात, जब आपने मेरे को बोला कि ज्वाइन करो। बिल्कुल रखेंगे सर, आप बिल्कुल रखेंगे, लेकिन किसी गौतम टाइम रत्ना की जी, बात। अगेन जी मैं सिर्फ आप ये बताइए कि हम इन बातों को कैसे रोक सकते हैं। सर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुझे नहीं पता आप कितने अवेयर हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक चौथा स्तंभ कहा जाता है और बड़ी पावर होती है। ठीक है। और मैं जी तो एक यूट्यूबर हूं अभी, अब यूट्यूबर हूं। पिछले लगभग 25-30 साल मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बिताए हैं और उसी को मैं अपने समाज के लिए इस्तेमाल करता हूं और प्रूव भी कर सकता हूं। जिसको प्रूफ चाहिए वो मेरे नंबर पे जाकर के मुझे कांटेक्ट कर लेंगे, मैं उनको प्रूव कर दूंगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, कोई भी केस ला दीजिए, ये जो पॉलिटिकल, इनका जो पॉलिटिकल वो हो जाता है ना, मोबिलाइजेशन, कि वो संगठन जा रहा है, वो उससे और केस खराब होता है। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है। चाहे वो मनीषा वाला केस देख लीजिए, कोई भी आप केस देख लीजिए, मैं बिल्कुल शांत माहौल में, जो जो केस मेरे पास आए हैं, जो ना नेशनल मीडिया पे दिखेंगे आपको, ना ही हमारे बहुजन मीडिया पे दिखेंगे, मैं वहां के एसएसपी, वहां के डीएम, वहां के एसएचओ, वहां के सीओ, जमीन के मामले वहां के एसडीएम को सिर्फ एक फोन करता हूं, संवैधानिक भाषा में बताता हूं उसको कि या तो ये बता दो मुझे क्या एक्शन लिया है, नहीं तो नंगा कर दूंगा मैं। और नंगा ऐसा करूंगा कि तुम नौकरी तो बचा नहीं पाओगे। जिसकी सरकार है, मुख्यमंत्री चाहे वो मायावती हो या योगी हो, वो बचे रहे वो अलग बात है, क्योंकि उनको सत्ता, भैया वो चुनकर आए, उनको आप नहीं बदल सकते। तुम्हारी नौकरी मैं जरूर खा जाऊंगा। आज तक सर कोई ऐसा केस नहीं हुआ जिसमें वहां के एसओ ने,
जो यूपी में एसओ बोलते हैं, स्टेट में एसओ बोलते हैं, दिल्ली एसएचओ बोलते हैं, सीओ बोलते हैं, एसएसपी डीएम जो भी हैं, किसी ने एक्शन ना लिया हो। बड़े बड़े केस हैं इसके अंदर। अब वो मैं एग्जाम्पल पे नहीं जाऊंगा क्योंकि एग्जाम्पल सबके पास है, तो यहाँ तो रात ही निकल जाएगी। फिर आपको जिसको चाहिए वो मेरे पर्सनल नंबर पे फोन कर सकता है, मैं उनको डिटेल्स भेज दूंगा जहां जहां मैंने काम किया। थैंक यू सो मच, नाइस। एक तो ये काम मैं कर सकता हूँ, दूसरा काम बता रहा हूं आपको, ये तो रहा सामाजिक और जस्टिस के लिए, दूसरा आर्थिक पे बता रहा हूं सर। मेरे जैसा स्टूडियो पूरे दिल्ली क्या नॉर्थ इंडिया में एक आदमी के पास है मेरे से बड़ा, लेकिन वो समाज के लिए काम नहीं करता। वो पहले देखता है मुझे पैसा कहां से कमाना है। मेरा एक स्टूडियो ऐसा है, दिल्ली में भी किसी के पास नहीं है, जहां पर मैं अपने समाज के बच्चों को चाहता हूं कि वो एंकरिंग, एक्टिंग, रिपोर्टिंग, डायरेक्शन, फिल्म प्रोडक्शन, सिनेमाटोग्राफी, वीडियोग्राफी, जिसको आप देसी अपनी भाषा में बोलते हैं, सब लोगों को नॉलेज नहीं होगी शायद, जितने भी रिलेटेड टू फिल्म इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जितना भी उनको सीखना है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के लिए तैयार हूं। मैं ये कर सकता हूं सर। आप मुझे केस दे दीजिए, लेकिन वो केस उसका पॉलिटिकल पहले से वो ना हुआ हो, पोस्टमार्टम। मैं पोस्टमार्टम बोलता हूं इसको। चलिए जहां भी संगठन, मैं किसी संगठन का नाम लेना नहीं चाह रहा हूं और आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मुझे वो संगठन ये बता दे उसके रिजल्ट में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, जो वहां प्रदर्शन हुआ थाने पे जाके, एसएसपी ऑफिस के साथ कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसका वीडियो नहीं आता है समाज में, सोशल मीडिया पे। ये आता है कि भाई वहां थप्पड़ उठा लिया एक नेता ने, वहां पे बहस हो गई। अरे रिजल्ट क्या है वो बताओ ना, मैं रिजल्ट देता हूं आपको, मैं रिजल्ट देता हूं सर फोन पे। कभी आज तक किसी थाने नहीं गया, कभी किसी एसओ से मिलने नहीं गया, कभी किसी डीएम साहब से मिलने नहीं गया, किसी एसएसपी से मिलने नहीं गया। बीपीएस साहब से एक बार टाइम वाला, गौतम रत्ना जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बार लखनऊ था, बीपीएसओ साहब से टाइम मांगा था, सर ने टाइम दिया था, लेकिन वो कहीं गए हुए थे बाहर। वापसी जब फोन किया सामने, क्योंकि उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस है, उन्होंने इतने बड़े लेवल पे स्टडी की है, अपना इस लेवल पे रहे हैं, तो उनसे भी ये था कि हमें कुछ उनसे कानूनी जानकारी मिले। लेकिन इत्तेफाक से वो शायद नहीं रहे होंगे उस दिन वहां। बात हुई थी मेरी, उन्होंने कहा भी था आप ऑफिस आ जाइए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया कई बार अशोक साहब को कि साहब कभी आप स्टूडियो आ जाइए। मुझे वो स्टूडियो चलाने के लिए एक आदमी आज तक ना मैनुअली मिला है, ना फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, ना इकोनॉमिकल मिला है। जो भी आता है एजेंडा लेकर के आता है कि जब आपका पैसा नहीं है तो आप समाज का काम करोगे। कौन बोलता है भाई पैसे से ही समाज का काम होगा? ये किसने कहा? जिसको करना है ना सर, वो बिना कमाई भी करेगा। मेरे को आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला, वो सीधा आके बोलते हैं जब तुम्हारी हालत ये हो गई है, 25 लाख के कर्जे में बैठा हूं, कोई मुझे घर आके देने नहीं आएगा, मुझे चाहिए भी नहीं। गौतम रत्ना जी प्लीज आप पर्सनली चीजों को मत लेकर जाइए। हमारा सवाल ये है ही नहीं, हम किसी इंडिविजुअल की चर्चा करने नहीं बैठे हैं। तो हम आपकी बात सुनेंगे जरूर, लेकिन अभी आप अपनी बात को विराम दीजिए और मैं किसी दूसरे को मौका दे रहा हूँ। लोकेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मैं ये कर सकता हूं सर, इसका इस तरह का कोई केस हो आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी। जरूर सर, जरूर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। हमारे बीच लोकेंद्र जी सब इंस्पेक्टर हैं, सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहा हूँ सर। हाँ लोकेंद्र भाई, जय भीम। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? साफ आ रही है आवाज आ रही है। तो जय भीम नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। जय भीम नमो बुद्धाय। जय 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 भीम। जय भीम। खुश रहो। लोकेंद्र जी मुझे बताइए कि अभी जो माहौल बना हुआ है और जो हम लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, पहले भी होते आ रहे हैं, तो इसके निवारण के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक सवाल तो ये, और दूसरा क्या आपने महसूस किया जो मैं रहते हुए ये जातिवाद महसूस किया है? देखो, जो पहला सवाल है कि जो अत्याचार हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं बता दूं कि जब मैं पढ़ता था तो भाई जब पावर नहीं थी, शक्ति नहीं थी और शिक्षा भी नहीं थी और संपन्नता भी नहीं थी, शक्ति शिक्षा संपत्ति तीनों मुझ पर नहीं थी। और जब जीजा जी वहाँ पर सीओ थे खिरागढ़ में, जब मैं इनसे पहली बार मिला तो दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई थी मेरी, तो उन्होंने कहा भाई क्या करते हो? हमने कहा पढ़ रहे हैं इंटर। तो बोला यार तैयारी करो कुछ। तो मैंने कहा तैयारी कैसे करें, क्योंकि गरीब आदमी बहाने बहुत बनाता है। हमने भी बहाना बनाया। मैंने कि वो गांव में लाइट नहीं आती, कहाँ से पढ़े?
तो इन्होंने कहा कि दिन में पढ़ो। हमने फिर बहाना बनाया हमें कि सामने वाला चक्की चला देता है इंजन, तो कहाँ से पढ़े। तो इन्होंने कहा कि खेत में जाके पढ़ो। अब हमारे पास कोई बहाना ही नहीं था। खेत में ना तो कोई चक्की चलाएगा ना कोई शोर मचाएगा। हमने तो फिर जिया जी ने 2-4 किताब बताई थी तो वो हमने पढ़ी। और इन्होंने कहा कि तुम आते रहा करो मेरे पास, तो थोड़ा एक मोटिवेशन तुम्हें मिलेगा और हिम्मत सी बनेगी। तो मैं हफ्ते में 1-2 बार साइकिल से जाता था खिरागढ़ अपने गाँव। गाँव से खिरागढ़ साहब जिया जी के पास। तो इनके बताए हुए मार्गदर्शन पर शक्ति भी आ गई, शिक्षा भी आई, संपत्ति भी आ गई। जिस व्यक्ति के पास शक्ति, शिक्षा, संपत्ति होगी, ना तो उसको कोई लड़ेगा, ना उसको कोई जूता मारेगा, ना कोई उसे रास्ते में पकड़ेगा। क्योंकि तीनों चीजें जब उस पर होंगी तो कोई छेड़ेगा नहीं। और ये चीजें तभी आ सकती है जब कोई, भाई बाबा साहब तो अब नहीं रहे, लेकिन जिन जिन जो लोग पहले से ही समाज में अच्छे काम कर रहे हैं और जिन्होंने चीजों को महसूस किया, तो क्यों ना हम उनको अनुपालन करें। अब मुझे तो लगता नहीं कि आ, जीजा जी से ज्यादा होशियार कोई होगा, मैंने तो देखा नहीं, बाकी सब लोग लगे रहते हैं। और मैंने तो इनका ही अनुपालन करके समाज में अपना काम किया है। और रही जूता के, आदमी देख लेता है कि, ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं क्योंकि मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, कि एक तो होता पालतू कुत्ता, एक होता फ्रीडम कुत्ता, जो बिल्कुल फ्रीडम घूमता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जिसके और पालतू कुत्ते की पहचान ये होती है उसके गले में पट्टा होता है, तो पता लग जाएगा कहीं गली में घूमे, कहीं भी घूमे कि पालतू है। इसी प्रकार मनवादी व्यक्ति उस पर हमला करता है, जिसके गले में धागा होगा, पैर में धागा होगा, हाथ में धागा होगा, सिर तिलक होगा, चुटिया होगी। अभी मैं देख रहा हूँ कई लोग में हाथों में धागे हैं। तो मनवादी समझ लेता है कि ये हमारा एजेंडा वाला व्यक्ति है, इसे कभी पीट लो, ये थोड़ा सा रो रो के धो के बैठ जाएगा। लेकिन आदमी अम्बेडकर राइट है या मशीन में काम करेगा और अपने में, जो हमारे लिए तो सब महापुरुष ही हैं आप लोग, इनके कहने में चलेगा, और तो फिर शक्ति भी आएगी, शिक्षा भी, संपत्ति भी आएगी। फिर कोई अटैक नहीं कर सकता। और रही जातिवाद की बात, तो जातिवाद तो सदियों से होता आ रहा है। मानवर साहब ने कहा कि अगर जाति है तो जाति का फायदा लेंगे, जातिवाद हो रहा तो होने दो, क्या दिक्कत आ रही है, उसको हम डट के मुकाबला भी तो कर रहे हैं, ऐसी क्या दिक्कत है। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा, बाकी तो मैं लोगों को सुनने आप आया हूँ। ये शक्ति जो आप बोल रहे हो, शिक्षा, ये तो भाई पूरन जी के पास भी रही होगी ना, जो एडीजी हरियाणा के रहे हैं। ये शक्ति, शिक्षा और संपत्ति उनके पास भी रही होगी थोड़ी बहुत तो। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग में नहीं चले होंगे ना। अष्टांगिक मार्ग में जो नहीं चलता वो झुक जाता है। अच्छा, मेरे हिसाब से तो अगर वो झुके हुए होते तो संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। सरेंडर नहीं किया उन्होंने, इसीलिए वो प्रताड़ित हुए। आप नहीं गलत। नहीं, नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं ना, जो सरेंडर करता है वो चैन से नौकरी करता है। जो सरेंडर नहीं करेगा उसको कष्ट झेलने पड़ेंगे, ये भी एक थ्योरी है। जस्ट नहीं आपकी थ्योरी है कि जो पंचशील सरेंडर चलिए, नहीं करता वो आराम से नौकरी करता है, जो सरेंडर कर देता है आराम से नौकरी करता है। नहीं, पंचशील का पालन जो नहीं करेगा वो फंस जाता है। ये कई बार बात जिया जी ने कही है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय हिंद। जी सर, जय विनोद। हमारे बीच में महाराष्ट्र से एडवोकेट हर्षवर्धन जी हैं। एडवोकेट हर्षवर्धन जी सुन पा रहे हैं? थोड़ा गड़े। एडवोकेट हर्षवर्धन। डी के दोहरे साहब सुन रहे हैं? डी के दोहरे साहब। हाँ, सुन रहा हूँ। मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? सर आप अपना पहले तो कैमरा ऑन कीजिए, अपना मुखड़ा दिखाइए। हम्म। जी। जय भीम साहब। जय भीम सभी साथियों को। जय भीम, नमो बुद्धाय। चार तो चल रही दोहरे साहब, आवाज। आज का जो हमारा विषय है उस पर 2 मिनट अपने विचार रखिए। हाँ देखिए, दिन में आपका मैसेज देखा था कि एट्रोसिटी बढ़ रही है। निश्चित रूप से एट्रोसिटी बढ़ रही है। अभी हाल में ही घटना हुई यहाँ लखनऊ में, काकोरी में। अशोक साहब बैठे हैं इस पैनल में। अशोक साहब वहां पहुंचे थे, और भी लोग गए, जो कि लखनऊ का पासी बाहुल एरिया है, काकोरी और मलियाबाद, जहां से वर्तमान सांसद पासी उपजात से हैं, एससी हैं, आर के चौधरी साहब सपा से। और इससे पहले कौशल किशोर जी थे, वो भी पासी उपजात से हैं। वो भी बीजेपी में मंत्री रहे, सांसद रहे, और उनकी पत्नी वर्तमान विधायक भी हैं बीजेपी से। इस तरह की घटना, जो ये पेशाब पिलाना, मूछ मुड़वा देना,
घोड़ी पे ना बैठने देना, ये बिल्कुल विचलित कर देती है हम लोगों को। इससे बड़ी ज्यादा शर्मनाक घटना नहीं होगी जो देश में हो रहा है। प्रदेश में तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। गवाई साहब का सबने देखा ही, पूरन कुमार साहब के बारे में चर्चा हो चुकी, जिनकी पत्नी आईएएस और एक भाई आप चंडीगढ़ में, वहां पंजाब में विधायक है, और भी कई एक परिवार में आईएएस आईपीएस हैं। जब तक आपका, मेरा अपना मानना है, मैंने जो अपने 36 साल की नौकरी में और समाज के बीच में जाके देखा कि अगर विल पावर आपका स्ट्रांग है, मनोबल आपका मजबूत है, तो कहीं डरने और दबने की जरूरत नहीं है। डराया उसी को जाता है जो डरने के लिए तैयार बैठा है। अभी एक साथी बोल रहे थे, यंग हैं अभी जस्ट हमसे पहले, वो बिल्कुल सही बोल रहे थे कि अपने आप को छिपाने की कोशिश मत करिए। सरनेम है डीके दोरे है, तो बहुत से लोग हमसे कहते हैं चेहरा मोहरा देख के सर्विस में, या वैसे सवर्ण कहते थे कि आप क्या महाराष्ट्र के ब्राह्मण हैं, तो मैं कह देता था कि नहीं भैया, महाराष्ट्र का नहीं, मैं इटावा जिले का, अगर उपजात पूछना चाहते हैं तो चमार हूं, और वैसे अनुसूचित जात हूं। खुल के बोलता था, और खुल के, चाहे कलेक्ट्रेट की मीटिंग हो, चाहे विकास भवन की मीटिंग हो, जय भीम और नमो बुद्धाय, कहीं से फोन आता था तो जय भीम नमो बुद्धाय होती थी। तो मनोबल को ऊंचा रखिए। दूसरी चीज, देखिए, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। चाहे अशोक सर बराबर भाग दौड़ करते हैं, बराबर जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ पैनल के सम्मानित सभी साथियों से, जो हमारे पार्लियामेंट में विभिन्न दलों के सांसद खाली अनुसूचित जात के बैठे हैं, उनसे इस्तीफा लिखित रूप से कितने लोगों ने संगठन के माध्यम से मांगा? क्यों बैठे हुए हैं वहां पे जब ये सब एट्रोसिटी हो रही है? दूसरी चीज, मैंने दिन में सजेस्ट किया था इसमें ग्रुप में ही कि इन सब चीजों को रोकने के लिए पैनल बने भी हैं, वो क्रियाशील होने चाहिए। हर जनपद में कम से कम डेली नहीं तो सप्ताह में एक, चाहे जूम मीटिंग हो, चाहे एक साथ बैठ के खाली चाय पे ही बैठ लें, और कोई भी ऐसा नहीं है कि खर्चा नहीं उठा सकते हैं, और उसको रिव्यू करें कि हमारी जनपद में कौन कौन सी घटना हुई। तो अभी गौतम साहब जो स्टूडियो चला रहे हैं दिल्ली में, उन्होंने एक सजेशन दिया था कि सबसे पहले रिलेटेड अधिकारी, चाहे एसडीएम हो, चाहे सीओ हो, चाहे डीएम हो, चाहे कोई हो, आप अपनी बात कहिए कि देखिए ये हुआ है, ये मेरी एफआईआर है, इसको लॉन्च करिए और इस पे विधिक कार्रवाई करिए। कार्रवाई नहीं होती है तय सीमा में, देन दूसरा क्या एक्शन होना चाहिए, ये हम लोगों को जिस जनपद में जो एट्रोसिटी है वहां, अगर जरूरत पड़ती है बाहर से लोगों की, तो बाहर से भी लोग पहुंचेंगे विभिन्न संगठनों के। शिक्षा संगठन संघर्ष वो तो सभी लोग जानते हैं कि जरूरी है, लेकिन इस तरह की घटनाएं हो जाना इस देश में, ये मनुवादी केवल प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, इनके टारगेट में देश आजाद हुआ, इनके टारगेट में पहले गांधी, फिर नेहरू और बाबा साहब सबसे ज्यादा निशाने पे। तो गांधी को तो धीरे धीरे खत्म कर लिया, नेहरू को भी धीरे धीरे खत्म कर लिया, अब बाबा साहब निशाने पे हैं, ये बराबर प्रयोग कर रहे हैं। आप समझिए क्रोनोलॉजी को। 5 अक्टूबर को गवई साहब की माताजी इनके आरएसएस के कार्यक्रम में, जो वार्षिक इनका 100 साल पूरा हुआ था, चीफ गेस्ट का निमंत्रण स्वीकार नहीं करती हैं। 6 अक्टूबर को घटना हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अदना सा वकील इस तरह से जो है जूता फेंकता है, और उस पर कोई मतलब जिम्मेदार व्यक्ति, जो भी देश के, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे राष्ट्रपति जी, कोई भी किसी का भी कोई पुख्ता बयान ऐसा नहीं आया कि इसके खिलाफ मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इतने लॉयर्स हैं, कम से कम शेड्यूल कास्ट के ही 200-250 लॉयर्स होंगे, किसी ने एफआईआर लॉन्च नहीं। ठीक है, गवाई साहब डरे हुए थे, नहीं एफआईआर लॉन्च की। एफआईआर लॉन्च हो जानी चाहिए, उसको अरेस्ट हो जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो यही सब वीकनेस है जो इनको, इनके मनोबल को बढ़ाती हैं। तो मनोबल को कैसे तोड़ा जाए, इस पे मंथन करना चाहिए, और इस पे मतलब यह काम करने की जरूरत है।
और खुल के आने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि आप लाठी डंडा तलवार लेके आगे आए, ये तो नौजवानों का काम है। जो हम लोगों का काम है वो मतलब अपने नौजवानों को बचाते हुए, कि देखिए एक बार एफआईआर किसी के खिलाफ हो जाती है तो उसका कैरियर खराब होता है। आपने कई एक कांड देखे, और फिर उनके परिवार का मतलब बड़ा दयनीय स्थिति में पहुंच जाते हैं, और कोई फिर पहुंचता नहीं उनको सपोर्ट करने के। दूसरा, थैंक यू। आर्थिक मदद के लिए पे बैक टू सोसाइटी का एक माध्यम बना हुआ है, उसको फॉलो करें। जहां भी पीड़ित परिवार है, अगर उसको पे बैक की जरूरत है, चाहे वो विधिक पे बैक हो, चाहे वो आर्थिक पे बैक हो, चाहे वो शक्ति प्रदर्शन का पे बैक हो, वहां तक पीड़ित परिवार तक उस एरिया के लोगों को, उस जनपद के लोगों को, 150 लोगों को जाना चाहिए। जैसे कल अशोक साहब गए थे पूरा डेलीगेशन लेके, और भी पार्टियों के लोग थे, तो उससे निश्चित रूप से मनोबल टूटता है। तो यही सब चीजें हैं आपके बीच में, और तमाम सारे वक्ता लोग हैं। थैंक यू और सर, अभी थैंक बात यू। आई थी ऐसे, एक चीज और कहना चाहूंगा। तमाम लोग अम्बेडकराइज हैं, बुद्धिस्ट हैं, सब कुछ हैं। अभी एक सज्जन ने कहा था किसी का धागा देख के कि कलाई में धागा बांधे। ये बात सत्य है, बाबा साहब ने बहुत सोच समझ के हिंदू धर्म छोड़ा था। एनिलेशन ऑफ कास्ट इसीलिए उनको लिखना पड़ा कि वो जो है इस दर्द को झेले थे, और तमाम उनकी वजह से बड़े बड़े पदों पे आसीन हो गए, और ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। और फोटो डालते हैं बाकायदे फेसबुक पे, शर्म आनी चाहिए, फोटो डालते हैं कि मैं फला 5 स्टार होटल में बैठा हूँ, फला उसमें बैठा हूँ। अरे भैया, 50% भी लोग, 20% भी लोग अगर जो है एट्रोसिटी को रोकने के लिए संकल्पित हो जाएं, तो देश के किसी मनवादी की ताकत नहीं है कि इस तरह की एट्रोसिटी मास लेवल पे हो। छोटा मोटा तो ये जातवादी देश है, छोटा मोटा तो पहले भी होती आई, आगे भी होंगी, लेकिन मुकाबला किया जा सकता है तरीके से। इसकी समीक्षा हर जनपद में होनी चाहिए। आप सभी आपने मेरे सुझाव सुने, और इसमें कितने सबमिट किए जाएंगे मैं किसी की इस फोरम पे आलोचना नहीं करना चाहता। तमाम वरिष्ठ साथी ऐसे हैं, वरिष्ठ पदों पे रहे हैं, जिन्होंने मुझसे कहा, मेरे ही हाथ में पंचशील का धागा बांधा जब मैं उनके चैम्बर में गया। और जब उनकी तैनाती दूसरे स्टेट से यूपी या दिल्ली टेरिटरी में हो गई, वही फोटो मैंने फेसबुक पे डाल दी, तो मेरे पास कई एक फोन आए कि फला सर ने मना किया है, आप ये फोटो डिलीट कर दीजिए। मैंने डिलीट कर दिया, नो डाउट। मैं तो खुल के रहता हूँ, आप सभी लोग जानते हैं, खुल के अपने को बताता हूँ। कास्ट जहाँ पूछी जाती है वहां बता देता हूँ। एक सज्जन ने पूछा, आप क्या कोटा से सिलेक्शन हुआ आपका क्या? मैंने कहा कोटा से नहीं, मैं इटावा से हूँ, और सिलेक्शन मेरा अपनी योग्यता से हुआ है। वो बात अलग है। आरक्षण तो कोई भीख थोड़ी है, वो तो जो है पूना पैक्ट की मजबूरी है जो ये प्रतिनिधित्व दिया गया, और उसमें भी बेशर्मी दिखाई जा रही है, उसमें भी कोटा पूरा नहीं किया जा रहा है। तो यही सब चीजें हैं। अकेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शॉर्ट टाइम में ये मीटिंग आयोजित की। सभी साथियों का बहुत बहुत आभार मेरी बात को सुनने के लिए। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सर दोहरे साहब। सर मेरा छोटा सा कहना ये है कि जैसे कि एट्रोसिटी की बात आती है तो लोग कहते हैं भाई हम जो है वहां पहुंचेंगे जहां अत्याचार होगा, हम वहां पहुंचेंगे और हम ताले बंद कर देंगे, हम रोड बंद कर देंगे, हम सड़क जाम कर देंगे। लेकिन मुझे प्रैक्टिकली लगता है कि ये सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई मैं है बीच आज में तक, टोक रहा हूँ, सर ये मैं बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं है। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये स्थायी बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन नहीं है। जब सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के लिए यही है कि आप बैठे हैं मेरठ में या बुलंदशहर में, काकोरी में घटना हो गई, यहाँ का डेलीगेशन वहां पे जाए, और उसको आर्थिक मदद की जरूरत है या विधिक की जरूरत है या थाने में एफआईआर नहीं हो रही, बिल्कुल सर, उसके बिल्कुल लिए कार्य करें और उसको फॉलो अप करें कि एफआईआर होने के बाद कार्रवाई क्या हुई। बस इतनी सी बात है। आप सभी साथियों क्रांतिकारी
नीला सलाम, जय संविधान। मंजीत सिंह जी, जय भीम, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब जय भीम। हाँ, कैसे हैं मंजीत सिंह जी? जय। आप सभी भाइयों का प्यार है, बाबा साहब की अनुकंपा है। बहुत बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। मैं जी। अभी आपकी तरफ आता हूँ, जरा बस 1 मिनट का मुझे समय दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी हमारे बीच में मनोज प्रभाकर जी हैं। मनोज प्रभाकर जी, मनोज प्रभाकर जी सुन पा रहे हैं? डॉक्टर एस.एम. गौतम जी, डॉक्टर रतन कुमार जी। चलिए, हम मंजीत नौटियाल जी पे आते हैं। मंजीत नौटियाल साहब, आज का जो विषय है हमारा जी। कि जो एट्रोसिटीज हैं उनके लिए निवारण क्या है, तो क्या विचार हैं आपके? 2 मिनट में आप अपने विचार रखिए, बताइए क्या जी कर सकते हैं। जी जी, पुनः सबसे पहले तो आप सभी सम्मानित साथियों को हमारी ओर से क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय संविधान। और आप सभी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सभी साथी मुझसे उम्र में बड़े हैं, उस दायरे में भी आप सभी का बहुत बहुत मैं साधुवाद करते हुए, और हमारे गुरुतुल्य आईपीएस डॉक्टर बीपीएस जी को भी क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित साथियों, ये आज के जो विषय है बड़ा गंभीर विषय है, और आप सभी जानते हैं कि इस मुद्दे पर हम लोग 20-25 साल से लगातार एट्रोसिटी पर ही काम कर रहे हैं। देश के अंदर कोई घटना ऐसी होगी हकेंद्र जी जिसमें मैं देश में नहीं गया हूं, चाहे वो जालौर बिल्कुल की बिल्कुल घटना हो, सहमत, बिल्कुल सहमत कोई। हूं आपकी बात से। जी। और डंके की चोट पर मैंने वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को यह एहसास दिलाया कि बहुजन समाज कमजोर नहीं है, लेकिन उसको गुमराह किया जाता है। लेकिन आपका जो सवाल है, हमारा जो सवाल है, वो यही है कि इसको हम ये रोकेगा कैसे। मैं बस एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब, जब काशीराम साहब उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे, तो एक पत्रकार ने उनसे ये सवाल किया था कि आप यहाँ मीटिंग करने में व्यस्त हो और आपके समाज की बेटी का रेप हो गया है। तो काशीराम साहब ने उनको ये जवाब दिया कि मेरे पास वहां जाने का समय नहीं है, कि मैं ऐसी व्यवस्था कर रहा हूं कि ये घटना ही न हो, ये घटना ही न हो। और उत्तर प्रदेश में काशीराम साहब जी के नेतृत्व में सरकार बनी और इन घटनाओं पे अंकुश लगा। ऐसा नहीं है कि जब दलित की बेटी के ऊपर कुछ भी करने से पहले सरकार में सोचा जाता था, लेकिन वो समय बदला, बहुजन मूवमेंट, बहुत सारी चीजें खराब हुई, आज हम लोग बहुत दयनीय स्थिति में हैं। और मुझे ये भी बड़ा जानकर बड़ा खुशी है कि आप जैसे शुभचिंतक लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले मैं डॉक्टर साहब को याद कर रहा था, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ। और जैसे कि आईपीएस पूरन सिंह जी की जो आत्महत्या की है उन्होंने, लेकिन मुझे डॉक्टर साहब की याद आई, बीपीएस जी की, तो मैंने सोचा कि एक आईपीएस अधिकारी वो भी हैं जिन्होंने आत्महत्या की है, क्योंकि इस बात का भी समाज में चर्चा होना चाहिए जरूर, जो जिस व्यक्ति ने काम किया है। और एक हमारे डॉक्टर बीपीएस जी है कि उन्होंने अपनी नौकरी पर रहते हुए भी उन्होंने डंके की चोट पर डॉक्टर अम्बेडकरवाद पर काम किया है। ये मनुवादियों के बीच में एक बड़ी बात है। तो आप पर हमें गर्व है इस बात को लेकर कि एक आईपीएस अधिकारी अपनी नौकरी पर जान पर खेलते हुए, और ये भी देश जानता है कि आपने इस्तीफा भी दिया था एससी एसटी आंदोलन के चलते हुए। तो हमें ऐसे अधिकारियों की, और ऐसे फिर जब ऐसे लोगों की आवश्यकता है समाज में कि जो डंके की चोट पर अपनी नौकरी को दांव पर लगा, क्योंकि डॉक्टर साहब को पता है कि जो भी ये सब चीजें बाबा साहब के वजह से हैं। जो जिसको जिसको नहीं पता वो भ्रम में है, वो भ्रम में जी रहा है। तो जब कोई घटना हो जाती है तब समाज याद आता है, बल्कि हम लोग उसमें हमने सद्भावना भी दी है, सब चीजों का वो भी क्या, साथ भी रहने का, सब चीजों को हुआ, हमारे लोग गए उसमें। अब समस्या है कि इन घटनाओं पर रोक कैसे लगाई जाए। हमारा ये एक सुझाव है कि संगठन के माध्यम से भी, भीम आर्मी जय भीम संगठन का जो मैं कार्य करता हूँ, कि सम्मानित साथियों, हम समाज में जाकर, क्योंकि समाज में हमारे पास भी संसाधनों की बहुत कमी है, इसलिए बहुत सारी जगह नहीं भी जा पाते आज भी, कि हम समाज में जाकर एक संविधान के बारे में पढ़ाएं, बहुजन महापुरुषों के बारे में पढ़ाएं। जैसे कि हमने अभी बहुजन शिविर खोलने की घोषणा की है प्रत्येक जिले में, उसमें समाज के लोगों को यही सिखाया जा रहा है कि आखिर बहुजन मिशन है क्या, आखिर हम बाबा साहब क्या चाहते थे। क्योंकि जो आज का युवा है समाज में, ये बड़े दुख का विषय है कि हमारे समाज को कोई भी गुमराह कर देता है। जैसे कि
अभी कोई भी नेता बिहार में जैसे कि चुनाव है, अभी संविधान लेकर कोई भी खड़ा हो जाएगा, चाहे वो हमारे समाज का हत्यारा रहा हो, हमारे हमारे महापुरुषों का हत्यारा रहा हो, तो हमारा समाज उसे नेता मान लेता है, क्योंकि हमारे युवा को कैडर ही नहीं पता कि कौन अपना है कौन पराया है, इसमें वो फर्क ही नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम लोगों को जिले लेवल पर, ग्राम विधानसभा लेवल पर एक बहुत अच्छे लेवल के कैडर देने जरूरी हैं। और जैसे जब डॉक्टर साहब जैसे लोग कैडर देने के लिए जाएंगे कि भाई मैं आईपीएस था तब भी समाज का काम कर रहा था, लेकिन मैं आज आया हूं और आप तो मैं फुल टाइम समाज में काम कर रहा हूं, तो मेरी बात सुनिए, तो ऐसा नहीं है समाज सुनेगा नहीं। और उसके लिए मैं पूरा प्रयासरत हूं। और आप जहां भी, क्योंकि आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, जहां आप मेरी ड्यूटी लगाएंगे, मैं सहमत हूं आपकी बात से। और भीम आर्मी जय हिंद संगठन का एक कार्यकर्ता समर्पित होकर आप जहां भी कहीं सोचें कि भाई यहाँ हमें काम करना चाहिए, मैं तैयार हूं। धन्यवाद। बहुत शानदार मंजीत नौटियाल जी। तो मंजीत नौटियाल जी जो है जहां भी एट्रोसिटीज होती हैं वहां सब जाते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और पूरी कोशिश करते हैं उस आंदोलन को, उस किसी भी माध्यम से उन्हें जो है इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं। तो मैं अभी हमारे बीच में डॉक्टर एसएम गौतम जी हैं। डॉक्टर एसएम गौतम जी सुन रहे हैं क्या? डॉक्टर एसएम गौतम जी नहीं है? अशोक टकसालिया जी? जी सर। अरे टकसालिया साहब कहाँ हैं आपके? सर तो मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। हाँ आपको सर। आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है सर, अभी लोग सुनना चाहते सर हैं आपको। आपके सर आप जो बहुत है 2 मिनट बहुत में ये विचार रखिए कि किस तरह से हम इन चीजों से बच सकते हैं, इस पे बताइए। सर पहली बात तो आप सभी जिंदा कौम को बहुत बहुत साधुवाद कि आप सब जिंदा कौम आज इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं जो इस टाइम देश में सबसे ज्वलनशील है। और क्योंकि ऐसी सत्ता के बीच में हो रहा है, जब स्टेट में हम नंबर 1 पे पहुंच गए हैं तो केंद्र में भी ये नंबर 1 पे पहुंचा देंगे। ऐसी इनका मार्ग और ऐसी इनकी सोच है सत्ता के लोगों की। आज दलित एट्रोसिटी में यूपी नंबर 1 पे है और इसके केंद्र भी पहुंच जाएगा जब इस तरह से हम सब लोग चुपचाप बैठ रहेंगे। लेकिन ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, बड़ा सौभाग्यशाली है। धर्मेंद्र जी ने कहा कि इतने बड़े संघर्ष को देखते हुए कि भाई अभी मनोबल टूट रहा है। और लक्ष्मीचंद जी ने भी बहुत अच्छी बातें रखी कि अधिकारी यानी समाज के बीच में कम जाते हैं और डरावा सा महसूस करते हैं अपने आप को। और गौतम रतन जी ने कहा कि जितना भी काम कर लो अभी रिजल्ट 0 आया है। लोकेंद्र जी ने इस विषय पर जो बात कर रहे थे, लोकेंद्र जी जो फांसी की जो बात है वाई कुमार पूरण जी की, वो उस पर डॉक्टर साहब अच्छा अनुभव दे सकते हैं हमें, क्योंकि वो उस लॉबी से निकल के आए हैं हमारे बीच में, वो अच्छा अनुभव दे सकते हैं। उसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन धोरे साहब ने बहुत अच्छी बातें की। धोरे साहब ने बहुत अच्छी बातें की और उन्होंने मतलब जो निचोड़ जो बताया कि इस टाइम जो लड़ाई है वो मनुवाद और अम्बेडकरवाद की है। और मनुवाद अम्बेडकरवाद ने मैंने देखा है कि नोटियाल जी ने भी बात रखी कि हम जगह एट्रोसिटीज पे पहुंचे हैं, और लक्ष्मीचंद जी ने कहा कि अभी सब जगह से रिजल्ट 0 आया है जहां पे भी हम पहुंच रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन मुद्दे पे आते हैं। सत्ताचारी है कि भाई बटोगे तो कटोगे। वो अपना काम जो कर रही है वो हमें बांट के और काटने में कर रही है। हम ये देख रहे हैं आज के टाइम में, जितना भी हम काम कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, हम बुद्धिजीवी लोगों के साथ में रहते हैं, आप सब लोगों का सानिध्य प्राप्त है कि जितने भी शिक्षित लोग हैं वो असंगठित हैं, और जो अशिक्षित लोग हैं वो देख रहे हैं कि भाई हमारा जो उद्धार है वो कहां पे जाके होगा। हम अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जितने भी शिक्षित लोग हैं उनमें इतना बिखराव नजर आ रहा है, जैसे जूता फेंकने की घटना है और वाई कुमार जी की है, ऐसी तमाम बहुत सारे अधिकारियों की है। लेकिन अधिकारी कोई भी लोभी, मान्यवर ने कहा था कि भाई अभी क्या नाम है, अभी हम है नहीं एफआईआर नहीं करवा पाते। धोरे साहब ने बहुत अच्छी बात कहा कि भाई हम है नहीं इतनी बड़ी लोभी होने के बावजूद में भी हम किसी पे भी एफआईआर लॉन्च नहीं करा पाते। ऐसी क्या कारण है? टकसालिया साहब, मैं बड़े भाई से निवेदन करूंगा कि अपने विचार बताएं कि इस एट्रोसिटी को हम कैसे रोकें। भाई इसी एट्रोसिटी को इस तरह से रोक सकते हैं कि भाई जो हमारी जो बुद्धिजीवी जो लॉबी है
वो जिस प्रकार से दो लोग भी काम करती हैं देश को चलाने में, एक नेता और एक अधिकारी। जब नेता लोग अपनी बात रखने के लिए जनता के बीच में जाते हैं, अपनी मंच लगाते हैं, अपनी बातें रखते हैं, तो ये जो अधिकारी जो ऑन ड्यूटी जो होते हैं, ये अपनी बातें अपने लाभ बताने के लिए, अपना जनता के बीच में से भय दूर करने के लिए वो लोगों के बीच में क्यों नहीं आते? सबसे ज्यादा जो डर है वो इसी चीज का है कि जो अधिकारी जो लोग हैं वो आम जनता को मतलब और शोषित करते हैं, डरा के, कानून के डर पे, अधिकार के दम पे, ताकत के दम पे। जितना हम लोगों को अवेयर अपनी बातों से कर पाएंगे, जैसे भी भैया ने कहा, नोटियाल जी ने, कि भाई जहाँ पे भी आप कैडर लगाएंगे तो हो सकता है कि हम जाएंगे और वहां पे जागरूक होंगे। अधिकारी लोग भी जब ड्यूटी पे रहते रहते लोगों के बीच में जाएगी, अभी हम सब लोग रह रहे हैं जहाँ पे भी रह रहे हैं हम, कोई भी अधिकारी हमें नहीं देखता, हमें नहीं लगता कि कोई ऑन ड्यूटी रह के, जैसे बीपी अशोक साहब अपने कैडर किया करते थे, हमने आज तक कोई ऐसा दूसरा अधिकारी अभी तक देखा नहीं है कि भाई कोई ऑन ड्यूटी पे रह के बीच में कैडर के माध्यम से किसी के बीच में जा रहा है। भय नहीं खोल रहा किसी का, सब है नहीं भय से डर रहे हैं। अभी 2 अप्रैल की घटना हुई, 2 अप्रैल की घटना के बाद में जितने भी अधिकारी, जितना भी यूथ है, यानी कि जो पढ़ रहा और बढ़ने वाला यूथ है, वो आज डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके साथ ना तो अधिकारी है और ना ही कोई ऐसा सिस्टम है जिससे कि वो कह सके कि भाई हाँ हम ये लड़ाई आगे लड़ने के लिए तैयार है। हाँ, संविधान की अभिव्यक्ति उसके साथ है कि वो अकेला कुछ भी लड़के कुछ भी कर लेगा तो कुछ भी कर लेगा, उसे कोई नहीं रोक रहा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, बड़े सुंदर विचार रखे हैं, सटीक शब्दों में, कम शब्दों में बहुत शानदार शब्द दिए हैं। बात सही कह रहे हैं टकसालिया जी। तो अब मैं डॉक्टर बीपी अशोक साहब की तरफ आना चाहता हूं। सर अगर यदि उपलब्ध हैं तो मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर बीपी अशोक साहब? हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है, मुझे आ रही है। सर आपको क्या लगता है कि ये जो एट्रोसिटीज हो रही हैं और इनके निवारण के लिए क्या क्या स्थायी समाधान क्या है? देखिए, बहुत अच्छी बातें बताई अकेन जी। पहले तो धन्यवाद कि आपने आज मीटिंग को इनिशिएट किया, बिना किसी के बताए हुए खुद ही आपने इनिशिएटिव लिया। बड़े भाई दोरे जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, धर्मेंद्र यादव जी ने भी बहुत अच्छा बताया, गौतम जी बहुत अच्छा बोले, लक्ष्मीकांत गौतम जी भी बहुत अच्छा बोले, लोकेंद्र हैं, भावुक हैं और हमारे प्रिय हैं, पुलिस विभाग के हैं, उन्होंने भी अच्छी बातें बताई। अशोक टकसालिया जी ने भी बड़ा अच्छे विचार रखे। अकेन जी, मैं रिसर्च वाला आदमी हूँ, खोज करने वाला। लगातार बचपन से चिंता रही है इस बात की कि हमारे लोगों पर किस तरह अत्याचार खत्म हो। 70,000 अत्याचार आज भी एक साल में शेड्यूल कास्ट के ऊपर होते हैं। मुझे कभी ये चिंता नहीं रही कि एमएलए कब बनेंगे, एमपी कब बनेंगे, क्या मेरा ट्रांसफर होगा, क्या पोस्टिंग होगा। लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता, कोई रात ऐसी नहीं जाती जब मैं खबर पढ़ता हूं कि मुझे ये एहसास ना होता हो कि मैं अपने कामों से, तन से, मन से, धन से एक ऐसी व्यवस्था लागू करा सकूं जिस व्यवस्था में 0% अत्याचार हमारे लोगों के ऊपर हो। ये मेरा उद्देश्य रहा जीवन का। बहुत से लोग समझते होंगे शायद एमपी एमएलए बनना रहा है या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना रहा है, लेकिन मैं अपने आप को उस समय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समझ लूंगा जिस दिन हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार शून्य हो जाएंगे। मैं मान बैठूंगा कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हो गया, लेकिन 0 हो जाए। और देखिए, ये भावुक होने की आवश्यकता नहीं है, हमें एक इलाज करना है। आखिर हमारे ऊपर क्यों अत्याचार होते हैं? वो अत्याचार की जब बात करने लगते हैं तो कई नेता कहते हैं कि साहब हमारी जब सरकार बन जाएगी तो अत्याचार नहीं होगा। मैं इस बात को नहीं मानता। यहाँ सभी अपने लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये बताइए, अपने पश्चिमी क्षेत्र में इतने कम संख्या में जाट हैं, जाटवों से जो पूरे देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या है शेड्यूल्ड कास्ट की, क्या उनसे जाटों की संख्या कोई भारी है? क्या गुर्जर की संख्या ज्यादा भारी है? जाट और गुर्जर के कम संख्या होने के बाद भी उनके साथ ना तो उनकी सरकार कभी रही है और ना उनकी अधिकारी बहुत ज्यादा है। उनके पास SC ST एक्ट जैसा भी कोई कानून नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। उनके कर्मचारी भी संख्या में ज्यादा नहीं है। अगर देखेंगे तो लगभग पिछले 50-60 साल से शेड्यूल्ड कास्ट के सिपाही भर्ती हो रहे हैं और अच्छी खासी संख्या में सिपाही हैं, अच्छी खासी संख्या में दरोगा हैं, अधिकारी भी बहुत हैं।
लेकिन वजह क्या है कि हमारे साथ अत्याचार रुकते नहीं है। हम जब इस बात पर, इसकी जड़ में जाते हैं, तो हमें एक चीज दिखाई देती है, हमारे दुखों का जो कारण है वो हमें खुद दूर करना होगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति स्वयं अपना स्वामी है, और व्यक्ति जब तक अपने बारे में खुद प्रयास नहीं करेगा, देखिए ये तो निश्चित है कि व्यक्ति को खुद खाना खाना है, खुद सांस लेनी है, और खुद ही उसको ठंड का, गर्मी का, रोने का, खुश होने का एहसास होता है। ये एहसास वो दे नहीं सकता, अपनी एक्टिविटीज से इंस्पायर कर सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि मेरी जगह तू हट जा या मेरी जगह तू रो ले। ऐसा नहीं हो सकता। ये सारी भावनाएं हैं। जो आत्मरक्षा का अधिकार है वो नेचुरल राइट है। उस आत्मरक्षा का प्रशिक्षण जिन लोगों ने नहीं लिया, वो लोग पूरे या तो परिवार में, या मोहल्ले के अंदर पड़ोसियों के द्वारा, या अपने दफ्तर में, कहीं ना कहीं बड़े से बड़े पद पर भी हैं, तो वो पीड़ित होते हैं। उनके उत्पीड़न का एक ही तरीका है कि हमको आत्मरक्षा का प्रशिक्षण हर जगह देना होगा और खुद भी लेना होगा। आत्मरक्षा का प्रशिक्षण कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जाट और गुर्जर खेल प्रिय समाज है। जब खेल प्रिय समाज आदमी होता है तो उसके स्पीड भी अच्छी हो जाती है, बीमार भी कम होता है, सीना भी आगे निकल जाता है। मैं जब इसकी बात करता हूँ फिजिकल फिटनेस की, तो वो कई लोग कहते हैं कि साहब रोटी तो खाने को है नहीं हमारे पास, और आप कह रहे हो जिम जाने की बात। दारू तो बहुत है पीने के लिए सर। है ना, वही आपने पकड़ ली बात। मैं यही उत्तर देता हूँ कि हमारे समाज से कितने हजार रुपए रोज दारू की दुकानों पे जाते हैं। 10,000 करोड़ रुपए का एक महीने में हम लोग दान दे देते हैं दारू वालों को। जो जहां पहुंचता है वो, उसमें से अगर हमने थोड़ा सा भी पैसा बचा करके अपने घर में खेलों का प्रोत्साहन दे दिया, घर के अंदर जिम का सामान खरीद लिया, मोहल्ले के अंदर लड़कियों के लिए जिम खोल दिया, लड़कों के लिए जिम खोल दिया, तो निश्चित रूप से देखिए, जो मैंने बताया, ये मुसलमानों के साथ भी गैंगरेप नहीं होते। मुसलमानों के साथ भी बहुत मुश्किल ऐसा होता है कि उनको कोई पेशाब चटा दे, उनको कोई गोबर खिला दे, पेशाब चटा दे, उनके ऊपर मुंह दे। ऐसा मुसलमानों के साथ भी नहीं होता, ना जाटों के साथ, ना गुजरों के साथ होता है। मुसलमान जो गरीब से गरीब भी हैं, मैं रामपुर में भी रहा हूँ, रामपुर सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट में से आता है यूपी में, लेकिन मुस्लिमों के अंदर जो गरीब से गरीब परिवार के लड़के थे, मैंने देखा रात को 10 बजे वो वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, और उनके बाइसेप ट्राइसेप देखने लायक है। जो करोड़पतियों के लोग बाग वहां जुलूसों में जाते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनकी लड़की को कोई छेड़ दे या उनके लड़के को कोई छेड़ दे। खुद ही शिकायत करते थे कि हाँ साहब हमें छेड़ दिया। तो निश्चित रूप से व्यक्ति को शारीरिक रूप से फिट करने का जिम्मा व्यक्ति का खुद का है, और ये उसकी चॉइस है अपने आप। हम अगर हर मोहल्ले में जिम खोल लें, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, वो पैसा वहां के रहने वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं, वहां घर घर हम चंदा ले सकते हैं। कोई 100 रुपए देगा, कोई 500 रुपए देगा। 10,000 रुपए में भी जिम का इतना सामान आ जाएगा कि 2-4 लोग जो भी शौकीन होंगे, उनको जब जिम जाने का शौक हो जाएगा तो उनकी फिटनेस का लेवल अच्छा होने लगेगा, और ये कल्चर के रूप में हो जाएगी। और लोग अपने घरों में भी डंबल खरीद लेंगे, बेंच खरीद लेंगे। एक बेंच 500 रुपए की आती है और डंबल 500-700 रुपए का आते हैं। 1,000 रुपए का चाहे तो एक हफ्ते के अंदर ही, हम लोग 33-40 लोग हैं, यही कल और परसों तक ही इतना सामान अपने घरों में ले सकते हैं, उसके फोटो डाल सकते हैं सोशल मीडिया पर, कि और लोग, हजारों लोग एकदम कहेंगे यार ये तो जिम खोलो अभियान चल गया। और इसका ये नाम ही यही है कि आत्मरक्षा आंदोलन हम करना चाहते हैं, ताकि हर घर के अंदर फिजिकल फिटनेस के लिए चीजें हो। लोगों में अगर 4 आदमी हैं तो 4 लाठी या 4 हॉकी हो। पढ़ना शुरू लोगों ने कर दिया है, निश्चित रूप से अच्छी चीजें पढ़ें, वो बात दूसरी है। लेकिन जब तक, देखिए हम कोई लाठी नहीं चलवाना चाहते, हम लोग को ये नहीं कह रहे कि हम बवाल कराना चाहते हैं, लेकिन अगर ये समाचार पहुंच जाता है कि हर घर में 4-6 लाठियां हैं इनके घर में, तो आपके मोहल्ले पर कोई अटैक करने वाला नहीं होता। अंधेरे उजाले में या अकेले में आप चल रहे हैं,
और लाठी तो एक प्रतीक है, लाठी ले रहा है कोई, या हॉकी ले रहा है, या कोई नान चाकू हुए है, या जो भी आत्मरक्षा के लिए आपने कुछ लिया है, और मान लीजिए बहुत ज्यादा संभ्रांत है, तो वो लाइसेंस अप्लाई करें। मैं ऐसे कई डीजीपी को जानता हूं अपने लोग, जो इतने मूर्ख रहे हैं, विद ड्यू रिगार्ड्स कह रहा हूं, उन्होंने एक रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं लिया। आप सोचिए कितने ज्यादा मूर्खता है। अगर आप अधिकारी हो गए हैं, आप डीएम से रोज मिल रहे हैं, रोज एसपी से मिल रहे हैं, और आपने एक लाइसेंस अपने लिए नहीं लिया। मैं नाम ले रहा हूं श्री केएम संत जी का। केएम संत साहब इटावा में डीएम थे, 3000 शेड्यूल्ड कास्ट को लाइसेंस दिए। ये बात आप वेरीफाई करा सकते हैं किसी भी इटावा और औरैया के आदमी से कि सबसे ज्यादा लाइसेंस शेड्यूल्ड कास्ट को किसने दिए थे। चलो, एक तो वो लोग हैं लाइसेंस दिए भी बहुतों को, एक तरफ दूसरे अधिकारी हैं जो पुलिस अधिकारी रहने के बाद भी लाइसेंस नहीं ले पाए। उनके पास भी बहाना होगा कुछ लाइसेंस ना लेने का। लाइसेंस लेके हम ये नहीं कह रहे गोली चलाने लगो, लेकिन जिस घर में लाइसेंस टंगा होता है, लाठियां होती हैं, जिस घर के लड़कों के लड़कियों के शरीर जो है वो मजबूत होते हैं, वो बीमार भी होंगे, उनकी चाल ढाल में कॉन्फिडेंस चमकेगा, तो सामने वाला जो उत्पीड़न करने वाला होता है वो देखता है इस बात को कि हाँ क्या है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, 2-2 हजार रुपए के ऐसे कैमरे आ रहे हैं कि लड़कियों के साथ जो छेड़खानी होती है, बॉडी वार्न कैमरा भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर के मैं चाहता हूं कि हमारा समाज खेल प्रिय समाज बने। वो जापान के अंदर एक हफ्ते में मैराथन दौड़ होती है, और हर आदमी, पूरे मोहल्ले के लोग मैराथन दौड़ते हैं। और मैं सरदार फौजा सिंह को जानता हूं, जिसकी उम्र 112-14 साल हो गई थी। अभी वो एक्सीडेंट से मरे हैं, वो मरने को तैयार नहीं थे, और 60 साल के बाद उन्होंने दौड़ लगानी शुरू की, और मैराथन दौड़ते थे वो। उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी भी मरने को कगार पे आ गई, लेकिन वो मरने को तैयार नहीं थे। इतना उन्होंने खेल प्रिय बना रखा था अपने शरीर को, इतने मजबूत थे शरीर से कि कोई बीमारी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। 115 साल के होकर के अभी वो, उनकी डेथ हो गई 2-4 महीने पहले। तो आत्मरक्षा के लिए खुद आपको प्रेरणा लेनी पड़ेगी, खुद तैयार होना पड़ेगा, खुद जिम जाना पड़ेगा, खुद एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। शरीर में कॉन्फिडेंस दिखाई देता है अलग से, और सामने वाले से बात करने के लिए आपको अगर शरीर ठीक नहीं लग रहा, तो निश्चित रूप से सामने वाला सोचता है ये तो कमजोर वर्ग के लोग हैं, शरीर से भी कमजोर हैं, दिमाग भी ऐसे ही होगा, आपसे बात ही नहीं करते। तो कोई भी लात मार के चला जाता है, कोई भी पेशाब पिला देता है। और जब देखता है कि इसके बच्चों के अच्छे खासे बाइसेप ट्राइसेप है, तो कोई किसी के बाप के साथ अन्याय नहीं कर सकता। बहुजन एकता बहुत बड़ी चीज है। जब हम अन्य बहुजनों के कार्यक्रमों में जाएंगे, चाहे उनके कार्यक्रम हो रहे हों, उनकी जयंतियां हो रही हों, उनके यहाँ चाहे भीड़ बढ़ रही हो हमारी वजह से, अच्छे कार्यक्रम जो अंधविश्वासों से रहित कार्यक्रम होते हैं उनमें जाएंगे, तो लोगों को लगेगा कि हाँ, हम बहुजन एकता के लिए काम कर रहे हैं। दंगों में ना जाएं, दंगों में पार्टी ना बने। पीड़ित की मदद जरूर करिए, पीड़ित की सहायता करिए, उसकी एफआईआर में भी करिए, वो भी आपके साथ आएगा कल को, आज नहीं आएगा। तो किसी भी तरह से सांप्रदायिकता के शिकार मत होइए। ये मत मानिए कि साहब आप हिंदू हैं और आपको अन्य हिंदुओं के साथ पथराव करने चलना है, उनसे आगे बढ़ के चलना है। ऐसा कुछ नहीं है। आप हिंदू नहीं है। आपकी पहचान अगर बाबा साहब ने दी है तो बौद्ध के रूप में दी है। रिजर्वेशन के लिए आप SC ST का OBC का सर्टिफिकेट लगाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन आपकी पहचान ना चमार से होगी, ना दोहरे से होगी, ना पासी से होगी। आपकी पहचान अगर बौद्ध से है तो बहुजन एकता भी बढ़ेगी और अल्पसंख्यक भी आपके साथ खड़ा होगा। और अगर आप वही कहते रहेंगे कि साहब हम वाल्मीकि हैं, हम चमार हैं, तो इतनी छोटी छोटी अकेले चमारों की उपजातियां 112 जातियां हैं, आपके साथ कौन खड़ा होगा? चमार एक दूसरे के साथ नहीं खड़े नहीं होते। कोई कहता है ये चम्मड़ है, कोई कहता है ये जाटव है, कोई ये कहता है दोहरे है। अब 112 फिरकों में बटे हुए चमार कैसे इकट्ठे हो जाएंगे? तो जाति उपजाति की बात नहीं है। जब बाबा साहब ने आपको एक आदेश दिया, बौद्ध बनाया, तो बौद्ध एकता में ही ताकत है। कोई भी अंधविश्वास, कोई भी जातिवाद आपको कोई भी ताकतवर नहीं बना पाएगा। और क्रांतिकारी साहित्य पढ़िए, घर के अंदर अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी किताबें लेके आइए। किताबों की लिस्ट हमने काफी दी है। संविधान के साथ साथ जब आप पढ़ेंगे क्रांतिकारी साहित्य, ज्योतिबा फुले को पढ़ेंगे और सावित्रीबाई फुले को पढ़ेंगे, हमारे आइकॉन्स हैं, इंटरनेशनल आइकॉन्स हैं। चे गुवेरा को पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे, तो लगेगा जब आप बात करने लगेंगे लोगों को कि यार दफ्तर में भले ही आपका शरीर एक बार को कमजोर रहे, जब आप बात करेंगे बड़े बड़े विद्वानों की, सामने वाला सुनने लगेगा। हमसे कोई भी अधिकारी कितना ही बड़ा हो, जब हमने प्रयास किया
जब हम बात करने लगते थे अपने दफ्तर में, चाहे डीजीपी की बैठक हो चाहे किसी की भी हो, तो आराम से चुप होकर के सुनते थे। वो इसलिए नहीं सुनते थे कि हम कोई बड़े पद में है उनसे या कुछ है, वो इसलिए सुनते थे कि ये पढ़ करके आया होगा और इसको जानकारी है। जब ये बात करता है, इंटरनेशनल लेवल के ऑथर्स की बात करता है, अंतरराष्ट्रीय पुस्तकों की बात करता है, तो इसकी बात सुनकर के हम कुछ सीख लेंगे। हमने बाबा साहब से सीखा। बाबा साहब जब कॉन्स्टेंट असेंबली में थे और जब एक के बाद एक ऑथर्स को वो कोट करते थे, तो सामने वाले भूल जाते थे कि विरोध किस चीज का करना है और किसका समर्थन करना है। बाबा साहब की मुंह की तरफ ताकते थे। तो इनसे बड़ा प्रेरणा स्रोत क्या है? उनका साहित्य पढ़िए, रोज आपको ताकत मिलेगी। हमारे वकील बहुत सारे हो गए हैं अब। वकीलों से मैं अनुरोध करूंगा कि कम से कम अपने गांव में जाकर के विधिक साक्षरता शिविर लगवाएं। जो रिटायर्ड जज हैं आसपास के, उनको बुलाइए, उनसे SC/ST एक्ट के बारे में, ह्यूमन राइट्स एक्ट के बारे में। और मैडम क्या हुआ? अचानक ही इंटरप्ट हो गया कनेक्शन। शायद कॉल आ गई है। कॉल कॉल आने पर कट जाता है। उनका कॉल आ गई है, फोन कॉल आ गया है, इसलिए कट गया है। हेलो जी हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर रतन कुमार, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। ओके हाँ, डॉक्टर रतन सर, जी जी, कैसे हैं सर? जय भीम। जय भीम, जय भीम सर। सर अभी सुनते हैं आपको, जरा बात पूरी हो जाए। डॉक्टर SM गौतम जी भी आ गए हैं। सर जय भीम। जय भीम, जय भीम। अब मेरी आवाज ही आ रही है आवाज? सर अब आ रही है, लेकिन मैंने कई बार नाम पुकारा आपको शायद जी आवाज जी नहीं आ जी। रही थी। नहीं, वो मैं उसे प्रॉपर ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। नहीं, मैं तो सिर्फ सुनने के लिए एज ए स्टूडेंट आपको ज्वाइन किया है। और मैं अच्छा, मुझे सब्जेक्ट के साथ में जो लोगों के कमेंट हैं बड़े अच्छे मिल रहे हैं। और जहां तक है कि अपना एक्सपीरियंस और अपना कुछ कहने की अपेक्षा, मेरा तो स्पष्ट ये कहना है कि स्वयं को देखो कि हम कितना कमिटेड हैं। बहुत बढ़िया। जब तक आपके अपना कमिटमेंट नहीं है, आप दूसरे को उंगली उठा करके ज्ञान परोसते रहिए। ज्ञान परोसने से हो सकता है कि लोगों को प्रेरणा मिले, लेकिन लोगों को खुद कुछ करना पड़ेगा। चाहे किसी का भी उदाहरण ले लो, बाबा साहब का हो, चाहे कांशीराम जी का हो, चाहे ज्योतिबा फुले का हो। वो कहते हैं ना, एक है तो कहावत अतिशयोक्तिपूर्ण, मैं उसको वो नहीं करूंगा, कि खुद मरे स्वर्ग मिलता है, खुद संघर्ष किए हुए रास्ता मिलता है। बाबू जगजीवन राम ने एक बार एक भाषण में कहा था सन 1971 में ग्वालियर में, कि जब अत्याचार होता है तो मैं ज्यादा दुखी नहीं होता। उनसे पूछा क्यों नहीं होता, कि उसका कारण यह है कि अभी तक मेरे लोग अत्याचार को सह लेते थे, अब कम से कम वो आवाज तो करने लगे। हमें एक चीज बड़ी पॉजिटिव लेनी चाहिए और ये समाज में देनी चाहिए। कल तक हम ब्राह्मणों और ब्राह्मणवाद से जुड़े हुए लोगों के साथ में जय पंडित जी पालागन करते थे, और हमारे समाज के लोग डरते थे इस बात से कि अगर इनके ऊपर कुछ कहा गया तो ये सामूहिक तौर पर हमारे साथ में कुछ भी कर सकते हैं। हमें अनिल मिश्रा का मैं बड़ा धन्यवाद कर रहा हूं। उसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बाबा साहब के प्रति जो भी कहा है, हमारे लिए कोई अतिशयोक्तिपूर्ण इसलिए नहीं है कि हमारे समाज के प्रति ब्राह्मण यही भावना रखता है, लेकिन हमारे समाज ने एक चीज बड़ी अच्छी पाली कि अभी तक पंडित जी कहने का हम बड़ा चलन चलाते थे, अब चप्पल उठा ली, जूते उठा करके हमारा समाज ये कहने के लिए तैयार हो गया कि पंडित जी आओ, तुम्हारे पढ़इयों से तुम्हारा स्वागत करें। ये बात समाज से डर निकलने की एक अच्छी पहचान है। हम नहीं जगते हैं, हमें अत्याचार जगाता है, और जितना अत्याचार होगा हमारे लोगों में जागृति आएगी, और वो जागृति आएगी जो डर को निकाल देगी।
मैं ये नहीं कहता कि अत्याचार होना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहता कि अत्याचार सहना चाहिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अत्याचार होने पर उसका विरोध आप अपनी क्षमता से जितना कर सकते हैं, मौत के मुंह में भी अगर जाना है तो एक बार कुछ करके चले जाओ, क्योंकि अत्याचार तुम्हारे ऊपर हो रहा है, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, पड़ोसी से या दूसरे शहर के व्यक्ति से या अशोक जी से आप इंतजार कर रहे हो, हकेंद्र जी से इंतजार कर रहे हो, वो आकर के मेरी लड़ाई लड़ेंगे। अरे तुम तो मरने से पहले कुछ घाव तो दे जाते किसी को। तो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। कैसे तैयार करना है, तरीके अपने अपने, अशोक जी ने भी बहुत अच्छा बताया, हर चीज का है। लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति ने यह कहा है कि भय बिन प्रीत होय नहीं देवा, लाख करो बैरी की सेवा। इसलिए खुद को तैयार करो। दुश्मन अगर है तो दुश्मन के सामने इतना डर पैदा करो कि दुश्मन भी आपसे कांप जाए। और जब ये सब चीजें होती हैं, उदाहरण कितने भी दे लो, मैं तो सीखने के लिए आप लोगों के बीच में ये बातें सुन रहा था कि कितना कितना लोग बाग कह रहे थे। आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है सर। फिर सर कट गई क्या? आप यदि सीखने के लिए आएंगे तो हमें कौन सिखाएगा? नहीं नहीं, हमें बहुत जरूरी है कि पहले हम खुद तो सीखें। तो इसलिए मेरा एक ही कहना है कि अब अपने आप को कुर्बानी का कुछ तो जज्बा अपने में पैदा करो। सहयोग के लिए तो बहुत लोग आ जाएंगे, अगर मैं आहुति देने को तैयार हूं तो मैं समझता हूं हकेंद्र भी कल मेरे पीछे खड़े मिलेंगे। लेकिन मैं खुद बुजदिल होकर के हाथ जोड़ रहा हूं, गिड़गिड़ा रहा हूं, तो सामने वाला आकर के अपनी बेइज्जत क्यों कराएगा? एक चीज मैं जरूर कहूंगा, शायद अशोक जी इस बात को सुने, कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये इंसिडेंस होता है तो जो कोर्ट मार्शल होता है, जो अलॉट करता है केसों को, डेट वगैरह, ये सब कुछ, क्या उसकी ड्यूटी नहीं है कि सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट के प्रीमिसेस की उसके ऊपर नहीं है? केस तो उसे रजिस्टर करना चाहिए कि इसने आकर के कोर्ट में बदतमीजी जज के साथ की है। जज अपने आप को अगर ये कह देता है, ये उनकी अपनी महानता हो सकती सर है। अगर सरकार चाहे तो सुओ मोटो एक्शन लेकर के चलो, एफआईआर अब दर्ज ये करके चीज में उसको मैं जेल भेज ज्यादा सकते वो इस चीज को छेड़ करके ज्यादा वो नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ सोचने के लिए ये कह रहा हूं कि जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की होती है और एडमिनिस्ट्रेशन को केस करना चाहिए था। और जो भी है, मैं नहीं कहता कि लॉ क्या कह रहा है, ये मेरी अपनी भी तो मजबूरियां हो सकती हैं कि मैं बात को कह नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत अच्छे सुझाव मुझे सुनने को मिले हैं और सीखने के लिए भी मिला है, और हमें आगे क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पर मैं स्वयं अपने आप को चलने का प्रयत्न करूंगा, अपेक्षा इसके कि मैं कुछ सीख ही पाऊं, यही मेरी एक सोच है। धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी फिर से अशोक सर आ गए हैं, उनकी बात बीच में रह गई थी, मैं निवेदन करूंगा अपनी बात पूरी करें। हाँ, क्षमा कीजिए, बहुत दिक्कत होगी एकदम से। और मैं क्या बताऊं, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्या दिक्कत हो गई थी। और सबको आवाज आ रही है इस समय? जी आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो मैं अपेक्षा कर रहा था कि हमारे जितने भी वकील हैं वो महीना, 2 महीने में, 4 महीने में विधिक साक्षरता शिविर लगवाएं, ताकि समाज मजबूत हो, कानून जाने, SC ST एक्ट को जाने, RTI को जाने, और अपने गांव के ग्रुप बनाए, उनको महीने 2 महीने में उनके सुख दुख में काम आए, उनके साथ खड़े हों, कोई दिक्कत है तो उनको गाइड भी करें। और वकील जितने पैदा करेंगे, एक खानदान में कम से कम एक वकील तो हो जाए। और जो डॉक्टर्स हैं वो चिकित्सा शिविर लगाएं, उससे मजबूत बनाएं, लोगों को गाइड करें, न्यूट्रिशन कैसा है, क्या खान पान करें, बीमारियां कम हों, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी हो, उनको उनका जो स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। निश्चित रूप से जब स्वास्थ्य बेहतर होता है तो उसका गेटअप भी अच्छा लगता है, और लोग बाग डरते भी हैं कि हाँ भाई ये जवाब भी दे सकता है, ये कमजोर नहीं है। डॉक्टरों का भी काफी अच्छा रोल है। इंजीनियर्स साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने के लिए, काफी अंधविश्वासों को दूर करने के लिए काफी अच्छा काम कर सकते हैं। और जो पैसे वाले हैं वो प्रयास करें कि लाइसेंस भी लें, शस्त्र लाइसेंस, चाहे भले ही वो पैसा दे करके लें, किसी तरह से लें, और कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लाइसेंस होना अच्छी बात है। और जहां भी उत्पीड़न हो जाए वहां पर, अभी दोहरे साहब ने भी बताया, और BSS बहुत पहले से ये काम करती रही है कि सीधे लोगों की सहायता करें, उनके अकाउंट में पैसा भेजें।
और उससे लगता है कि हाँ समाज के हम लोग साथ हैं। और जितने भी कार्यक्रम आयोजन हुआ करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल डेज के कार्यक्रम हो, उनका हम यूज करें इकट्ठा होने के लिए। देखिए, मुस्लिम ईद के बहाने हर तीसरे चौथे महीने लाखों की संख्या में इकट्ठा होता है। हम लोग भी अगर इस तरह के जो हमारे आयोजन है, उनमें चाहे छोटे छोटे आयोजन है चाहे बड़े बड़े हों, इकट्ठा होना सीखें। इकट्ठा तभी होंगे जब हम उपजातिवाद से निकल जाएंगे, जातिवाद से निकल जाएंगे, जब हम हमारे अंदर सांस्कृतिक परिवर्तन होगा। आज बाबा साहब को लगभग सभी SC ST OBC और माइनॉरिटी मानते हैं। बाबा साहब से जुड़े हुए, बुद्ध से जुड़े हुए, ज्योतिबा फुले से जुड़े हुए, ऐसे जो भी कार्यक्रम है, मान्यवर काशीराम जी से जुड़े हुए, उन कार्यक्रमों को अटेंड करें। निश्चित रूप से आपको ताकत मिलेगी और जवाब देने का, तर्क करने का की क्षमता बढ़ेगी आपको। उन जयंतियों को जरूर जाएं। अंतर विवाह जो कर रहे हैं लोग बाग, बहुजनों में करे अच्छा है, लेकिन अंतर विवाहों की अंदर ही चाबी छुपी हुई है इस देश की एकता के लिए। उस पर खैर एक अलग टॉपिक होगा, अलग से बात की जाएगी। लेकिन हमें हमारा काम उनकी सुरक्षा भी करना है। और जो लोग अंतर विवाह करना चाहते हैं, मैं उनसे पहले से ही बताता हूँ कि पहले LLB जरूर कर लें। जिन लोगों का मन है कि वो हम अंतर विवाह कर रहे हैं किसी दूसरे विवाह में, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि चमार और स्वच्छकार समाज के लोग भी अंतर जातीय विवाह करने पर एक दूसरे की गर्दन काटने को तैयार रहते हैं। तो जो हमारे युवा साथी हैं, युवा बच्चे हैं, उनको जरूर कहिए, लड़कों को खास तौर से, लड़कियों को भी, कि पहली बात तो यह है कि नौकरी लगाने की बात करें, और नौकरी लग भी गई है तो ला जरूर कर लें, वरना तो निश्चित रूप से बहुत दिक्कत होगी। कानून की डिग्री बहुत बड़ी चीज है। या तो लव मैरिज करे तो सर, जो अंतर जातीय विवाह करते हैं ना सर, वो समझ वो करके करें। ब्राह्मण या ठाकुर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो कभी भी हाँ, वाल्मीकि समाज की लड़की को लाने की कोशिश नहीं करते। वो कहते हैं पंडित को लाएंगे या उसको जाएंगे, अरे ऐसी वो लड़की चली जाती है। हमारा एक छोटा भाई है, उसने वाल्मीकि स्वच्छकार समाज की लड़की से शादी की। स्वच्छकार समाज के लोगों ने बैठक की कि हमारी नाक कटवा दी, चमार के शादी कर ली। तो ये जी। जातिवाद सब में घुला हुआ है, ये हमारे लोगों में भी कम नहीं है, शेड्यूल कास्ट में भी कम नहीं है। और मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ एक ब्राह्मण वो है, बहू हमारी सलज है, वो तो जय भीम कर लेती है। लेकिन हमारे जो अपनी पक्की 100% जाटव है, वो जय साईं बाबा करती है। अब क्या करेंगे उसको? तो हमें तो मालूम है, हमारे बाबा साहब ने हमारे तो रास्ता सर तीन दिखाया चार कि मित्र हैं। हमारे तो 3-4 मित्र हैं, उन्होंने ठाकुर से करी और पंडित से करी, और उन्होंने बिल्कुल हाइब्रिड हो गए। वो देखिए सपना देखिए छोड़ दिया उन्होंने। किशन भाई, ऐसा है, प्रयास तो ये करना चाहिए कि हाँ बहुजनों के बीच में हो, लेकिन लव मैरिज जो है वो एक एक्सीडेंट है। अब आपने खुद लव मैरिज की है तो ये एक्सीडेंट है, ये पता नहीं कहाँ टकराव हो जाए। और व्यक्ति का अधिकार है, कुछ कह नहीं सकते। तो उस पर खैर अलग से चर्चा होगी। लेकिन उनकी जान बचाना बहुत जरूरी है। जो लोग कर रहे हैं इंटर मैरिज, उनकी जान जरूर बचाना है। और निश्चित रूप से आज जो आंदोलन शुरू किया गया था, आत्मरक्षा आंदोलन, उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जो हमारे खिलाड़ी हैं वो प्रशिक्षण भी दे सकते हैं, जो जिम की ट्रेनिंग लिए हुए हैं वो भी दे सकते हैं। और यूट्यूब के चैनल्स पे हर चीज की ट्रेनिंग मिल जाती है, वर्कआउट करने की भी, जिम वाली भी, सारी ट्रेनिंग मिल जाती है। मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा कि आप सब लोग अपने अपने गांव में, चाहे कितनी दूर गांव है, उसमें चाहे तो 2 दिन के अंदर जिम खुलवा सकते हैं। लोगों के मकान खाली पड़े हुए हैं, पार्कों में डलवा सकते हैं, बुद्ध विहारों में, पुस्तकालयों में, सब में आप जिम खुलवा सकते हैं। जिम का सामान 10,000 का आज ही मैंने अपने गांव में भिजवा दिया है। और हमारे गांव से ये शुरुआत हो गई है, क्योंकि ये हकेंदर, किशन भाई बहुत इंटरेस्ट लेते हैं समाज के लिए। ये लोग रात दिन तैयार रहते हैं। तो निश्चित रूप से इनके अंदर वो ताकत है जो मुझे दिखाई देती है। ये लाखों जिम खुलवा सकते हैं 2-4 महीने के अंदर। मैं इनकी ताकत जानता हूँ, और ये लोग आगे आए। और जितने हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, साथी हैं, चाहे वो देखिए अपने अंकल जी हैं भीष्मदेव आर्य जी, 87-90 साल के होने को आए, लेकिन इनके अंदर जो जुनून रहता है वो ये रहता है बिल्कुल कि हकेंद्र से भी ज्यादा काम करें, किशन से भी ज्यादा काम करें। और डॉक्टर कंचन जी हैं, एक दिन मिलती है नागपुर में, डॉक्टर कंचन दूसरे दिन मिलती हैं जोधपुर में। सोचिए, इतने अच्छी टीम के लोग आपको मिल गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि पूरी तरह से हर आदमी ये नारा लगाओ, जिम इंग्लिश विज्ञान दुकान, जिम इंग्लिश विज्ञान दुकान, सबका हिस्सा सबका सम्मान, जय भीम जय संविधान। इस नारे को कृतार्थ कर दो बहुत बिल्कुल, बढ़िया है ना? सर, आपके हर घर, थोड़ा हर करना चाहता मोहल्ले हूँ में, हर मोहल्ले में जिम खोलिए। और देखिएगा हर आदमी को अंग्रेजी पढ़नी आ जाए, अपने आप आपसे कोई पूछेगा नहीं कि आरक्षण से आ रहे हो या कहाँ से आए हो। जब अंग्रेजी फटाफट बोलते हैं ना, जब पता लगता है, अपने दफ्तर में जब हम बता देते हैं कि अभी हम
इंग्लैंड में अंग्रेजी में भाषण दे के आए थे, तो हमारे सामने हकलाने लगते हैं बात करने वाले लोग बाग। कोई नहीं पूछता कि आप आरक्षण से आए, कितने नंबर आए थे। तो अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाइए। अब लक्ष्मीचंद जी ने कहा कि उनके साथ कभी भेदभाव नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हुआ, देख करके मूछे और देख करके शरीर उनका हट्टा कट्टा, रेसलर रहे हैं। तो इनकी जो ताकत है ना, उसमें छुपा हुआ रेसलर रहना बहुत जरूरी है। मदारी पासी थे एक शेड्यूल कास्ट के, वो कुश्तियां लड़ा करते थे। बाबा साहब भी अच्छी खासी पहलवानी करते थे रॉड के साथ में। तो हम हर आदमी को शरीर का और मस्तिष्क का ध्यान रखना चाहिए। जिंदगी भर अपने बाइसेप ट्राइसेप बनाइए, जिंदगी भर अंग्रेजी पढ़िए, कानून पढ़िए, और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आंख उठा करके आपकी तरफ देख सके। मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा जल्दी में हूँ। कुछ गेस्ट लोग आए हुए हैं, काफी देर से वेट कर रहे हैं, आपसे एक और बात मैं रिक्वेस्ट अपनी करना पूरी कह चाहूंगा चुका। कि जो हमारे बाकी हकेन जी, जिन लोगों को और अशोक बात साहब, करनी है नोट भी कर लेना, मुझे बताना भी। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बस वही है, एक ध्यान रखिए, हर मोहल्ले में जिम खुलवा दीजिए, हर जरूर सर, बच्चे को जरूर। अंग्रेजी माध्यम से पढ़वाइए, हर खानदान में एक वकील हो। देखिएगा 1 2 3 साल के अंदर ही ये सारी घटनाएं शून्य हो जाएंगी। सरकार जब बनेगी बनती रहेगी, एमएलए एमपी जब बनेंगे बनते रहेंगे। अत्याचार शून्य चाहिए हमको अपने आंखों के सामने। बहुत 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 बढ़िया, धन्यवाद। जय शानदार, भीम, जय। शानदार। चंद्र जी, 2 बात मैं कहना चाहूंगा, अगर जी परमिशन हो तो। जी बिल्कुल, बोलिए सर, बोलिए बोलिए प्लीज। सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। जी बताइए सर। मेरा नाम एडवोकेट संजीव गौतम है, मैं गाजियाबाद से हूँ। जी सर, आज का जो विषय है, ये आपका विषय है कि समाज के प्रति जो इस तरह की एट्रोसिटीज घटनाएं हो रही हैं, इन पे अंकुश कैसे लगाया जाए। जी। विषय बहुत अच्छा है, लेकिन विषय बड़ा गंभीर है। गंभीर मैं इसलिए कहना चाहूंगा इस विषय को कि प्रत्येक दिन इस तरह की घटनाएं हमारे समाज के साथ हो रही हैं। हमारा जो मकसद है, हम जिस चीज से हमारी लड़ाई है, हम उस चीज पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं कभी। हम लड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता हमें लड़ना किस चीज से है। हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। लड़ाई हमारी ब्राह्मणवाद से नहीं है। लड़ाई जो हमारी है, हमारी लड़ाई है ब्राह्मणवाद की व्यवस्था से। उस ब्राह्मण ने जो व्यवस्था खड़ी करी है, उस व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हम उस व्यवस्था से लड़ाई लड़ ही नहीं पा रहे। घटनाएं समाज में आज से पहले भी घट रही थी, आज भी घट रही है, भविष्य में भी घटेंगी। वो इसलिए घटेंगी कि जब तक हम व्यवस्था से लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी हमारे साथ। व्यवस्था से हमारी लड़ाई क्या है? व्यवस्था से हमारी लड़ाई ये है कि ब्राह्मणवाद ने जो एक व्यवस्था खड़ी करी, केवल जिसके अंदर ब्राह्मण ही थोड़ी ना 6,700 जातियों में हम लोगों को बांटा गया। आज हम बहुजन समाज की बात करते हैं, तो बहुजन समाज में आप देखें 85% भारत की आबादी आती है, लेकिन हमारे साथ कितना 85% लोग खड़े हुए हैं। वकील साहब जी, सवाल ये है सर, बात हम जो इसका समाधान क्या है सर? इसका समाधान सर इसका समाधान है। हाँ, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत शॉर्ट में ही निवेदन करूंगा। इसका समाधान ये है, सबसे पहले देखो, यहाँ पे मेरे बहुत सीनियर साथी भी बैठे हुए हैं, मेरे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम जो मैसेज समाज को देना चाह रहे हैं, उस मैसेज को खुल करके समाज को दिया जाए। जैसे कि अभी 2 दिन पहले देखें आप, दशहरा गया है, लेकिन हम लोग इस दशहरे को दशहरा ना बोल करके हम सम्राट अशोक का विजयदशमी पर्व बोलते हैं। कुछ भी बोल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, फर्क उससे क्या पड़ता है मैं बताता हूँ। एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था का फर्क पड़ता है, कोई बीच में ना बोले, और एक बौद्धिस्ट व्यवस्था का फर्क पड़ता है। कार्यक्रम वही है, लेकिन कार्यक्रम किसने चुराया और कैसे उसको परिवर्तित किया, हमें वो लोगों तक मैसेज पहुंचाना है। अभी आप ग्वालियर के अंदर एक मैसेज पढ़ रहे होंगे मिश्रा का। मिश्रा ने बड़े शोर मचा करके एक बात कही कि संविधान निर्माता बाबा साहब नहीं है, BN राव है।
कहाँ है? यानी उसने जीत एक गए लोग। झूठी व्यवस्था को, झूठी आवाज को भी इतनी मजबूती से उठाया, पूरे देश के अरे अंदर उसकी नहीं तो आवाज पहुंच सुनाई जाएगा। दी गई। और हमारी जो सच्चाई, सत्य की लड़ाई है, जो हमारी जो सच की लड़ाई है, हम उसको भी उतनी मजबूती के साथ उठा ही नहीं पा रहे हैं। दीपावली गई है 2 दिन पहले, लेकिन दीपावली का पर्व हम सब जानते हैं कि दीपावली नहीं है, वो दीप उत्सव है। सम्राट अशोक जब कलिंग का युद्ध जीत करके वापस आया था, और जब उसको उस चीज का एहसास हुआ, तब उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करने के लिए घोषणा की थी। तो उसके उपलक्ष्य में दीप उत्सव दिए जलाए गए थे, और इसलिए वो दीप उत्सव बनाया गया था। लेकिन ब्राह्मणवादी मानसिकता ने क्या करा, उसको एक काल्पनिक रामायण में परिवर्तित करके बड़े जोर शोर से पूरे भारत के अंदर हर साल बड़ी धूमधाम से दीपावली बनाई जाती है। हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपों में मैसेज डाल दिया, एक दूसरे को व्हाट्सएप कर दिया कि दीपावली नहीं है, दीप उत्सव है। लेकिन जो हम काम ग्रुपों में कर रहे हैं, क्या उसको हम एक सामाजिक स्तर पर कर रहे हैं, हम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं? क्या हम बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रहे हैं? क्या हम बैनर लगा रहे हैं ताकि लोगों तक मैसेज पहुंच सके? भाई आप और हम लोग तो जागरूक व्यक्ति हैं, हम तो जानते हैं ये दीपावली नहीं है, दीप उत्सव है। लेकिन जो हमें समाज को मैसेज देना है, हम उस मैसेज को दे ही नहीं पा रहे हैं। हम 150 लोगों का संगठन बन जाता, वही लोग काम करते रहते हैं, लेकिन समाज तक वो मैसेज पहुंचता ही नहीं है। तो जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले उस लड़ाई का जो हमारा मकसद है, वो हमें समाज तक पहुंचाना होगा। हमें अपने समाज को जागरूक करना होगा, हमें अपने समाज को बताना होगा कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था है क्या, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से हमें लड़ना कैसे है। जब तक हम अपने लोगों को लड़ाई लड़ने के लिए जागरूक नहीं कर पाएंगे, हम कभी नहीं लड़ पाएंगे। ये अत्याचार, शोषण इसी तरीके से होता रहेगा समाज के प्रति। हमें इस व्यवस्था से चलिए लड़ने सर, के वकील लिए। साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब एक अकेन छोटी जी, डॉक्टर अकेन साहब जी, एक कहूंगा मैं, जी, बस जी छोटी सी प्रोफेसर, बात अकेन जी, वो व्यवस्था हमारे पास जब कोई व्यवस्था ही नहीं है, हम इसको प्रचारित प्रसारित कैसे करेंगे? आप बताइए, व्यवस्था कहाँ बनी? जब अकेन व्यवस्था जी, नहीं बनी, व्यवस्था से लड़ने के लिए कैसे आप तैयार करेंगे? आपने व्यवस्था कहाँ खड़ी करी? हम ये कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये चाहिए कैसे, कौन करेगा इसको? अब ये सब मिलके हम लोग जब तक जो है इस चीज को व्यवस्था परिवर्तन के रूप में नहीं देखेंगे, व्यवस्था परिवर्तन तब होगी जब हमारी कोई व्यवस्था बनी होगी, और हमारी कोई व्यवस्था अभी तक बनी ही नहीं है। थोड़े दिन के लिए वो खड़ी हुई थी। जाट गलत गुजर पे कोई अत्याचार नहीं कर पाता है, उनकी कोई व्यवस्था है? ये बताओ। कोई नहीं हाँ, कर बिल्कुल है, पाता। बिल्कुल व्यवस्था है, बिल्कुल व्यवस्था है, अब से नहीं हेलो, पहले से व्यवस्था है। अभी जो अशोक साहब कह रहे थे कि उनके उनके साथ में लठ लेके चलते हैं, उनके 80 सर आप 80 अपनी वीडियो ऑन आपस कीजिए, आप अपनी वीडियो ऑन आपस कीजिए। में आपस में डिस्कशन नहीं करें, एक एक आदमी को बोलने दें। हेलो, जी, अब मैं प्रोफेसर रतन कुमार जी से निवेदन करूंगा, 2 शब्द वो उनके अपनी बात रखें। जी, जी, अकेन जी, एक तो सबको बहुत साधुवाद, जय भीम। एक ज्वलंत विषय को आपने रखा है आज, क्योंकि समाज में जो इधर आए दिन देखा जा रहा है कि अपने समाज के लोगों के प्रति अत्याचार, किस तरह की घटनाएं समाज के सवर्ण जो लोग हैं कर रहे हैं, महिलाओं के साथ हो, दलितों के साथ हो, कमजोर वर्ग के साथ हो, इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। मगर ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये बीमारी 5,100 साल पुरानी है, और इससे ज्यादा सभी परिचित हैं कि हमारे समाज के साथ जब हांडी या झाड़ू बांध के चलने को मजबूर किया गया था, और आज तो मारपीट होती है, शारीरिक शोषण होता है, फिर भी घटनाएं बदली हैं, स्वरूप बदला है, थोड़ा उसकी संख्या भी कम हुई है। मगर अभी हमको तो कुल मिला के 70, 75, 80 साल के करीब करीब जागरूकता आनी शुरू हुई है। उसमें भी ये मान के चलिए कि बहुत सारे लोगों को, जो हम लोग बैठे हुए हैं अलग अलग पदों पर, उनकी पहली पीढ़ी होगी या कुछ लोगों की दूसरी पीढ़ी होगी जो शिक्षा और नौकरी और इस तरह की सेवाओं में आकर अपनी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मगर अभी भी हमारा समाज बहुत पीछे है। एक और ज्वलंत बात आपको बताऊं कि जो सारे लोग हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, जो एससी के नाम पे या बहुजन के नाम पे या दलित के नाम पे, उसमें कौन है?
किसको चिंता है इस बात की? कौन लोग चिंतित है इस बात से कि हमारे साथ एट्रोसिटी हो रही है, मारपीट हो रही है, घटनाएं हो रही, कौन चिंतित है? केवल जाटव। कौन समाज झंडा बुलंद करने के लिए आगे खड़ा है, मारपीट खाने के लिए आगे खड़ा है, केवल जाटव। आंदोलन करने के लिए खड़ा है? कौन है वो? सिर्फ क्या जाटव ने, चमारों ने ठेका ले रखा है? और जाटव में भी अम्बेडकरवादी। अम्बेडकरवादी, मैं उसी बात पे आ रहा था। सिर्फ अम्बेडकरवादी, क्या उन्हीं ने ठेका ले रखा है? हम बहुजन की बात करते हैं, बहुजन में कौन किसकी बात करते हैं? यादव हमारे साथ आते हैं, पटेल हमारे साथ आते हैं, कुर्मी आते हैं, या और अन्य पिछड़ी जातियां हमारे साथ आते हैं, जिनकी हम बात करते हैं, बहुजन की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो बहुजन की बात करते हैं, वो हमारी बात नहीं करते। हम कोई भी संगठन देखिए, चाहे हिंदू समाज का कोई संगठन हो, और हमारे लोगों के बीच में कोई ऐसी घटना होती है, सारे संगठन को साफ समझाता है। उस संगठन का, उस समाज का कोई आदमी, एक आदमी भी उस पर प्रतिक्रिया नहीं देता है। तो सारा दर्द हमें है, और दर्द उसी को है जिसने बाबा साहब को समझा है, बाबा साहब की ताकत को समझा, संविधान की ताकत को समझा। उसी को दर्द है, उसी को समाज का दर्द है, उसी को इस घटनाओं से कुछ लेना देना है, बाकी लोगों से कुछ लेना देना। हम जागरूक हैं, इस वजह से मुझे लगता है कि हमारे साथ एक घटनाएं हो रही है, हमारे समाज के साथ घटनाएं हो रही है। दूसरी बात पे मैं आऊंगा। कई लोगों को मैं सुन रहा था, बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ, कई तरीके के विचार आए, अच्छे विचार आए। जब तक हमारा अपना जो जाति समीकरण है उसको भी तोड़ने की बात आ रही है, कि जब तक हमारे जाति समीकरण नहीं टूटते हैं, हम एक दूसरे को पहचानते नहीं है, अपने अपने जातियों में बंधे रहेंगे, उसके बगैर हम इस बात को लड़ाई नहीं लड़ सकते। किसी सज्जन ने कहा कि मुस्लिम से भी हमको सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए कि उनकी यूनिटी, उनका संगठन, जो बाबा साहब ने कहा था कि संगठित हो, हम संगठित कहाँ हुए? हम अपने अपने जातियों में खेमा बनाए हुए हैं। कुछ भी होता है, दो काम हम करते हैं, बाबा साहब की जयंती मना लेते हैं और एक आध बुद्ध जयंती मना लेते हैं। उसी में हमको लगता है कि हमारे संगठन का काम हो गया। नहीं जी, मेरा एक सुझाव है कि इस मंच पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए, अलग अलग पदों से जुड़े हुए हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस है, कोई टीसीएस है, कोई शिक्षक है, कोई वकील है। मुझे लगता है कि जो जिस विषय का है, जो क्षेत्र का है, उस क्षेत्र में अपने समाज की भागीदार सुनिश्चित करें, उसको आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि हकेन जी का सारी जिम्मेदारी है कि वो हकेन जी सब काम करेंगे, सबको जोड़ेंगे भी, सबकी लड़ाई लड़ेंगे, सबका ये करेंगे। नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। हम शिक्षक हैं, हम प्रोफेसर हैं, तो हम अपने समाज के लोगों को प्रोफेसर शिक्षित करने का काम करें, उनको मोटिवेट का काम करने का काम करें। कोई कानून का आदमी है, वो अपने समाज के लोगों को कानूनी सलाह दे। कोई दूसरे विषय का आदमी है, उसको उस तरह का सलाह दे। दूसरी बात, एक और भी बात आती है समझ में, कि हम शहर में रहते हैं, कि जहाँ पर जो लोग ज्यादा शिक्षित हैं, पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, अच्छे कपड़ों में रहते हैं, अच्छे पदों पे रहते हैं, उनके साथ उस तरह का अत्याचार या उस तरह का वो नहीं होता जैसे कि पूरन साहब के साथ हुआ। उन्होंने अपने आप को सुसाइड कर लिया। होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ, हमने भी लड़ाई लड़ी। तो ये घटनाएं कोई जरूरी नहीं है कि गांव में जो बैठा हुआ उसके साथ मारपीट होता है, हमारे साथ दूसरे तरीके से होता है, हमें दूसरे तरीके से टॉर्चर किया जाता है। बिल्कुल मगर सही सर, बिल्कुल सही। हर आदमी के साथ ये घटनाएं होती है। अब कुछ लोग सक्षम होते हैं, उसको लड़ते हैं, फेस करते हैं, इग्नोर भी करते हैं, बर्दाश्त भी करते हैं, अपने रास्ते पे चलते हैं। हमें कई तरीके को, हम एक छोटी सी घटना का जिक्र करेंगे। अभी मैं किताब पढ़ रहा था बाबा साहब की, बहिष्कृत भारत। उसमें बाबा साहब ने बात कही कि सत्याग्रह की बात कही। ऐसी घटनाओं पे हम 10-20 हजार आदमी इकट्ठा क्यों नहीं हो सकते? हमारे बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, हमारे समाज के लोगों के साथ अत्याचार हुआ, या जैसे मान लीजिए अभी काकोरी की घटना की बात हो रही थी, हम 10-20 हजार आदमी सरकार के खिलाफ एक सिविल दायरे में रहकर, अपने दायरे में रहकर, एक संवैधानिक दायरे में रहकर हम विरोध प्रदर्शन तो कर ही सकते हैं। हमने क्या ऐसा तैयार किया? कुछ सज्जन ये बोल रहे थे कि, मैं सुन रहा था कि मीटिंग से कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मीटिंग से हमको बाहर आना पड़ेगा।
हमको सड़कों पे आना पड़ेगा, हमको फिजिकली खड़ा होना पड़ेगा वहां पर। तो कई ऐसी चीजें हैं कि इसका एक इस मीटिंग के बाद जो भी सुझाव आए हैं, मेरा एक सुझाव है कि इस मीटिंग के बाद जो भी सुझाव आए हैं उसका एक मिनट्स बनाया जाए, इस ग्रुप में सर्कुलेट सर किया जाए मेरा कि हम सुझाव एक और है कि हमें बहुत सारे संगठनों को इकट्ठा करना चाहिए जी और जो गुलाम नेता हैं उनके घर घर जाकर एक मुहिम चलानी चाहिए। वो कम से कम रिजाइन करें, जी एक ही दिन में सरकार गिर जाएगी। नहीं, मैं उसकी बात कर सर रहा हूँ सर। ये वो जल्दी शुरू हमको करेंगे। एक एजेंडा मैंने बिल्कुल हमको सर, एक एजेंडा तय करना पड़ेगा इस मीटिंग के बाद कि हमारा एजेंडा, हमारे मिनट्स में क्या क्या होंगे, हम आगे की पृष्ठभूमि क्या तैयार करेंगे। खाली मीटिंग ऑनलाइन प्रोफेसर करना, साहब, 50 प्रोफेसर इकट्ठे हो साहब, अपने जाए तो विचार रख बहुत बड़ा देना, मीटिंग होती है सर। सर अपने विचार रख देना खाली बहुत काफी नहीं है, बहुत काफी जल्द नहीं एक है। बहुत जल्द एक फिजिकल मीट होगी और उसमें सारे जी मुद्दे तय किए जाएंगे, बहुत जल्द होगी। जी। और हकीम जी, मेरा आपसे निवेदन ये है अभी कि इस हमारे आदरणीय मीटिंग का विष्णुदेव आर्य जी ने ये शुरुआत की थी, लेकिन पता नहीं वो मुहिम कहाँ बंद हो गई है। नहीं, वो जी भी अपना काम बहुत बहुत बखूबी कर रहे हैं सर। नहीं, इस मीटिंग का एक मिनट्स बनाइए और मिनट्स में जिसके जिसके जो सुझाव आए, जो प्राथमिकता पे हो, उस सुझाव को अपने इस ग्रुप पे डालिए, उसको उस और दिशा में आगे जो एक सोसाइटी और के लोग जो सुझाव भी मैं जुड़े देख हुए। रहा था मैसेज में, केडर कैंप भी होने चाहिए हमारे गांव गांव। नहीं, मैं बोला सर कि जो जिस बात के लिए सक्षम है, जिस बात के लिए सक्षम है, वो समाज के लिए कंट्रीब्यूट करे, अपना सहयोग दे, पदम जिस को तरह का भी सर, हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया पदम आप लोगों कुमार ने जी मुझे सुन पा सुना। रहे हैं? पदम कुमार जी, हाँ हाँ, यह सुन रहा हूँ केंद्र जी। सर जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। सर आप 2 मिनट आप इस बारे में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, सभी को सुनना जी चाहते जी हैं। श्योर। मैं समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए और सभी जो साथी आज जुड़े हैं सबका धन्यवाद देते हुए, मैंने सब साथियों के विचार सुने, बहुत अच्छा लगा। मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें बाबा साहब ने जो सिद्धांत दिए, उन्होंने जो सबसे बड़ा बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। तो हमें हर व्यक्ति को एक सक्षम व्यक्ति बनाना है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। अशोक जी की मैं बात से 100% सहमत हूँ कि हमें शिक्षा से शारीरिक तौर पे स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने आप को सशक्त करना, और साथ ही हमें सुरक्षा की दृष्टि से आज स्वास्थ्य के साथ साथ में जैसे कुछ व्यायाम इस तरह के हैं या जापानीज टेक्निक है, हम उस तरह की अपने बचाव के लिए कुछ चीजें सीख सकते हैं। और जो हमारे बड़े अधिकारीगण हैं उनसे भी ये उम्मीद की जाती है कि जैसे अपने अशोक सर ने बताया कि हमें अपने हथियार जो सक्षम है वो तो एटलीस्ट रख ही सकते हैं, ताकि हमें हथियार चलाने नहीं, लेकिन उनका लाइसेंस होना ही बहुत बड़ी बात है। दूसरे मैं कहना चाहूंगा कि क्रांति जो है वो युवा वर्ग से ही आती है। हम लोग सिर्फ गाइड कर सकते हैं। अगर दुनिया के किसी भी इतिहास पे नजर डालें तो अपना युवा वर्ग को आगे आना पड़ेगा, लेकिन आज का युवा वर्ग क्या है, वो शराब के चक्कर में, मोबाइल के चक्कर में इतना गुमराह हो चुका है या उन्हें गुमराह किया जा रहा है। सरकार की नीतियां ऐसी बन गई हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इस डायरेक्शन में, जैसे शुरू में मान्यवर कांसीराम ने गांव गांव जाकर साइकिल चला चला के एक अलग जगह थी, देखिए जो हमारा मुद्दा है ये हजारों साल पुराना है ये, और ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इसके लिए हम उतनी बड़ी शहादत के लिए तैयार भी रहना चाहिए। जैसे ये ये कहा गया है कि पहली जो पीढ़ी है वो मर जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो हमें शहादत के लिए भी तैयार होना चाहिए। समाज में जब तक शहादत का मतलब है मेंटली, जब तक हम आंदोलन की राजनीति पर नहीं आएंगे, सामाजिक जागृति पैदा नहीं होगी, एक जज्बात पैदा नहीं होगी, हमें अपना इतिहास पता नहीं होगा। बाबा साहब ने उनका लाइफ ही उनका बोलते थे मेरा मिशन है।
उन्होंने सबसे बड़ी सब कुछ करके देख लिया, लेकिन अल्टीमेटली वो जात को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए और अल्टीमेटली उन्होंने फिर धर्म परिवर्तन किया। बिकॉज धर्म परिवर्तन एक उनका संदेश था कि भाई ठीक है, आप अपना धर्म में ऊंच नीच मानिए, लेकिन आप मान रहे, मैं तो उसको मानने के लिए तैयार, आप मुझे जो दे रहे हो मैं उसको लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, या मैं आपको देना चाहता हूँ आप लेने के तैयार नहीं। आप अपने घर ठीक है, मैं अपने घर ठीक हूँ, एटलीस्ट संगठन तैयार हो जाएगा। उनका संघ संगठन के लिए जाना जाता है। तो मेरा ज्यादा न कहते हुए कि हमें एक संगठनात्मक शक्ति के साथ आगे बढ़ना है, युवा शक्ति को प्रेरणा देना, उनको तैयार करना, और उनको ये भी सचेत करना कि आप गुमराह नहीं होना है। उनको भविष्य भी कुछ राजनेता लोग उनको गुमराह करने के चक्कर में अपनी राजनीति चला रहे हैं, वो भी नहीं होना। हमने संगठनात्मक तौर पर पूरे देश में एक झंडे के नीचे, एक स्लोगन के नीचे काम करना है और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते के ऊपर ही काम करना, संवैधानिक तरीकों से काम करना है। थैंक यू सर, थैंक यू जी, सो मच। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। तो सर, सभी बात का जो निष्कर्ष निकला है आज की इस मीटिंग का, सभी की बातों से जो निचोड़ आया है वो ये आया है कि सक्षम लोगों पर एट्रोसिटीज होने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बहुत कम होती हैं, तो अपने आप को काबिल बनाइए। जी। तो जहां तक एक बात अक्सर सुनी जाती है कि बलि जो है, बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं दी जाती। वेरी राइट। तो वहां कहने का मतलब ये नहीं है कि शेर बनना, यानी मतलब वहां कहने का जो इशारा है, वो कहने का इशारा ये है कि अपने आप को कैपेबल बनाइए, अपने आप को काबिल बनाइए। बिल्कुल। तो अभी हमारे बीच में भीष्मदेव आर्य जी भी हैं। मैं सबसे अंत में मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 2 मिनट में वो भी अपनी बात रखें। 2 मिनट में भीष्मदेव आर्य जी। शायद वो नहीं है यहाँ, तो मेरे ख्याल से मीटिंग का समापन कर देना चाहिए। बहुत जल्द एक जल्दी दूसरी मीटिंग होगी, सभी साथियों से निवेदन है फिर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय भीम सभी को। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम महेंद्र जी, जय भीम। सभी को जय भीम बहुत सभी बहुत को। जय भीम सर। जी।